बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए अच्छा दिन फिर से, और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक निफ्टी IT को छोड़ दीजिए, जहां आज एक्सेंचर के नंबर से पहले थोड़ी सॉफ्टनेस है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, थोड़ी सी नर्वसनेस है, आप कह सकते हैं। शेयर गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें बैंक निफ्टी, जो कि लगातार लीडर है, जहाँ पर हमारा एक वन वे पॉजिटिव व्यू रहा है और सिर्फ नेकेड कॉल पोजिशन कैरी करने का एक व्यू रहा है, वहाँ पर शानदार रैली है। 330 पॉइंट की रैली वहाँ पर है। मिड कैप, स्मॉल कैप, इन्होंने भी अच्छा मूव दिखाया, खासतौर स्मॉल कैप फिर आधा % ऊपर। निफ्टी ठीक है, आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा दायरे में है मेजर इंडेक्स, लेकिन ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आएगा हमारे लिए। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी का मोमेंटम। निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ 24,100 के ऊपर टिका। HDFC बैंक, ICICI बैंक ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। वहीं इंडिया विक्स 3% फिसल कर ईरान युद्ध के लेवल के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक ChatGPT और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। JP मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से 3% से ज़्यादा चढ़ा USL। साथ ही स्पॉटलाइट शेयर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ भी 3% उछला। उधर मजबूत चार्ट से SBI 1.5% ऊपर। साथ ही इंडियन बैंक और केफिन में भी खरीदारी। सरकारी बैंक, रियल्टी और कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी, करीब 1% चले तीनों सेक्टर इंडेक्स। कैपिटल मार्केट में 5% ज़्यादा की तेज़ी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हुआ CDSL। हालांकि एक्सेंचर के नंबर से पहले IT शेयरों में आज बिकवाली। साथ ही मेटल और तेल गैस शेयरों में हल्का दबाव। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक के लिए दमदार ग्रोथ का ब्लूप्रिंट पेश करने से नाइका में शानदार तेजी। शेयर 7% उछलकर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। कंपनी ने अगले कुछ सालों में 50,000 करोड़ रुपए के GMV का रखा टारगेट। EMS शेयरों में बढ़ा तेजी का मोमेंटम। 3% से ज़्यादा उछाल के साथ टॉप गेनर्स में शामिल PG इलेक्ट्रोप्लास 5 दिनों में करीब 20% चला। साथ ही एम्बर और सिरमा में भी 2 से 3% की तेजी। 15 जुलाई से यूके के साथ FTA लागू होने की खबर से भागे टेक्सटाइल शेयर 4 से 5% चढ़े। गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेल्सपन लिविंग्स और KPR मिल्स अब यूके भारत के टेक्सटाइल, गारमेंट, केमिकल प्रोडक्ट पर नहीं लगाएगा कोई टैक्स। वहीं भारत यूके की विस्की ऑटोमोबाइल्स पर घटाएगा टैक्स। NSE के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने से 10% दौड़ा न्यू इंडिया एश्योरेंस। NSE में कंपनी की 1.4% हिस्सेदारी। उधर NSE के OFS में हिस्सा नहीं बेचने की खबर से LIC में भी अच्छा मूव, लेकिन IFCI में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और ठीक है, निफ्टी शेयर एक रेंज में है। आज कुल मिलाकर 132 पॉइंट की रेंज रही है। और एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसी रेंज में ना कोई डे ट्रेडिंग में आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। एक बार बैंक निफ्टी भी रख दीजिए साथ ही इंट्राडे में, और बैंक निफ्टी में लेकिन अच्छे मूव आए हैं। बैंक निफ्टी में करीब करीब अगर आप देखें तो ज़्यादा अच्छा एक करीब इंट्राडे में आपको 600 पॉइंट का एक मूव मिला है। और निफ्टी का लो देखिए आज का, क्योंकि आज हमने सुबह बात की थी कि 24,050 तक का कोई भी जोन आए वहाँ पर आप बाय करिएगा। 24,037 तक आए, वहाँ से रिकवरी आई तो एक खरीदारी के जोन से बाइंग आ गई। बैंक निफ्टी में हमारा पहला एग्रेसिव टारगेट जो मंडे को हमने लिया था वो 58,000 का था, वो अचीव हुआ आज मोर और लेस 57,955, ऑलमोस्ट लगभग लिख दिया इसलिए हमने। अब अगला एग्रेसिव टारगेट ये क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद 60,000 का है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अच्छी तेज़ी है, लेकिन और ख़ास तौर से स्मॉल कैप्स। आई थिंक स्मॉल कैप एज अ स्पेस सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो अपने आप में आपको एक कंफर्ट दे रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो यहीं पर डैमेज हुए थे। तो स्मॉल कैप में जिस तरीके की रैली हुई है, देखिए 1 महीने का चार्ट है 4.5%, 3 महीने का चार्ट देखिए
कोई भी आप टाइम फ्रेम उठा के देख लीजिए, स्मॉल कैप हर टाइम फ्रेम पे ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है 3 महीने में 17.5%। अब हम आई थिंक बहुत करीब हैं ऑल टाइम हाई के स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी। मिड कैप में तो हम लगा ही चुके थे, स्मॉल कैप में भी काफ़ी करीब हैं हम। और इसके अलावा अगर आप देखें तो चुनिंदा कैपिटल मार्केट, हाँ आईटी एक और चीज़ थी जिसकी मैं बात करना चाह रहा था। आईटी में एक बार फिर रैली फेल होती दिखाई दे रही है, हालांकि थोड़ा सा मार्केट नर्वस है एक्सेंचर के नंबर से पहले, शायद उस वजह से थोड़ी सी नर्वसनेस है। और थोड़ा सा कैपिटल मार्केट शेयर्स जो हैं वहाँ पर चुनिंदा शेयरों में फिर आज रैली है, तो ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग बिट रहेगी आज के लिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बाजार में मजबूत है ही, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप ने सिर्फ आज ही आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लगातार यहाँ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप तो ऑल टाइम हाई लेवल्स के ऊपर ही कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप भी उसी लेवल्स के इर्द गिर्द पहुँचता हुआ। बैंक निफ्टी आज स्ट्रेंथ में, लेकिन निफ्टी में थोड़ी कमजोरी आईटी के वजह से। तो सर आज थर्सडे का डे है, एक्सपायरी का डे है, ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि क्लोजिंग के वक्त कुछ मूव्स आते हैं। कंसिडरिंग एक्सपायरी डे और निफ्टी आईटी का फ्लैट होना, साथ ही निफ्टी पर उसका असर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, कैसा टेक्सचर लग रहा है मार्केट का आज के प्राइस सेक्शन को देखते हुए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी? बिल्कुल, पहले तो ये फ्लैशेस हटा दीजिए, कोई सेंस सर पर नहीं बन रहा इन फ्लैशेस का, अगर कोई पढ़ेगा तो इनको हटा दीजिए प्लीज़। देखिए बाज़ार में श्रेया हमारी जो रणनीति है ना वो वही रहेगी जो पिछले कुछ समय से है, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके जो लॉन्ग सौदे हैं इनमें आप बने रहें, और ख़ास तौर से हमारी अप्रोच क्या रही है, बैंक निफ्टी में नेकेड कॉल्स और निफ्टी में कॉल स्प्लिट, ये एक अप्रोच रही है और वो इंटैक्ट है। और एक चीज़ जो हम बार बार कह रहे हैं, रोज़ आपको धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऐड ही कर रहा है। अब इशू क्या है कि अगर आप क्यूटनेस दिखाएंगे कि मैं टॉप पे बेच दूँ फिर बॉटम पे दोबारा लूँ, उस चक्कर में ना आप सिर्फ ब्रोकर को अमीर बनाएंगे और सरकार को अमीर बनाएंगे। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। आप अपनी पोजीशन में बने रहें। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने मंडे वो पोजीशन ली है और आपने ट्यूसडे कुछ नहीं किया, वेडनेसडे कुछ नहीं किया, आज कुछ नहीं किया, 3 दिनों में आपके बैंक निफ्टी में और 600-700 पॉइंट ऐड ही हुए होंगे आपकी पोजीशन में बिना कुछ करे। इंस्टेड ऑफ हर मूव को पकड़ने के लिए, आई एम श्योर कि कुछ लोगों को टेम्पटेशन होती है कि नहीं थोड़ा बुक कर लूँ फिर दोबारा एंटर करूँ, वो वाली मार्केट नहीं है, ये लेके बैठने वाली मार्केट है। और देखिए क्या है, मंथ एंड कॉल्स में बने रहें और सपोर्ट में अपनी पोजीशंस को ऐड करें, हर रैली पर अपना स्टॉप लॉस ऊपर लाते रहें। ये अब जैसे मैं कुछ देर में जब निफ्टी बैंक निफ्टी के अप्रोच पर आऊँगा ना स्पेसिफिक, उसमें आपको बताऊँगा, तो हर रैली पर अपने स्टॉप लॉस को बेसिकली ऊपर लाते रहें। जैसे मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर लेवल के दोनों तरफ के मूव पकड़ने हैं, ठीक है। धीरे धीरे करेंसी भी सुधर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लिए। इंडिया विक्स देखें अगर, वो भी अब आपके कंफर्ट जोन में आ चुका है। एक बार जरा देखें इंडिया विक्स कहाँ पर है, अब 12.9 पर आ गया ये, है ना। ये इंट्राडे में तो 12 के भी नीचे चला गया था, 11.99 तक आ गया था। तो ये एक बहुत, 12 के अगर नीचे आ गया तो और बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए। और एक सेंस बन रही है, आप देखिए मार्केट में ना एक सेंस होती है कि मार्केट न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है। जैसे आज का एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो नायका, आप देखें आज ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक आज पता था कि ये कुछ होने वाला है, उसके बावजूद 7% भाग गया और नया ऑल टाइम हाई लगा दिया ना। तो ये मार्केट जो है ना, ये इस तरीके के मूव्स आपको दिखा रहा है। एक और चीज़, इतनी बड़ी रैली के बाद भी पुट कॉल रेशो ओवरबॉट नहीं है। वो मंडे को 1.43 हो गया था, आज भी पुट कॉल रेशो 1 पर ही है। अभी मैं लाइव पुट कॉल रेशो चेक कर रहा था, 1 पे है पुट कॉल रेशो, 1.02 पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर मुझे अभी भी काफ़ी अच्छे मौके दिख रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी शानदार मौके यहाँ पर रहने वाले हैं। निफ्टी पर अप्रोच, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा 24,000 से 24,050 का, वही जो आज हमने सुबह मेंशन किया था, यही हमारा बाय जोन भी था और इसी को हम निफ्टी ने रिस्पेक्ट भी करा। और रेजिस्टेंस अब थोड़ी सी ऊपर की तरफ आप देखें तो 24,200 से 24,250। बैंक निफ्टी पर हमारी अप्रोच थोड़ी अलग रही है। बैंक निफ्टी पर अप्रोच रही है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग, और हर रैली पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाने के लिए 56,800 था हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आज सुबह हम उसको 57,200 पर लेकर आ गए थे। अब 300 पॉइंट की रैली हो गई, अपने आप आपका ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज हो गया 57,500, अब 57,500 पर ले गए। देखिए किसी न किसी एक दिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन अगर आप सपोज करिए 53,500 से लॉन्ग है, 52,800 वो लेवल था, बस मैं उसको भूल जाता हूँ, 53,500 से लॉन्ग है, अब मान लीजिए सपोज 57,500 भी आपका लग जाए तो भी 4,000 पॉइंट हो गए आपके, बिना कुछ
ऊपर नीचे करे हुए। तो इस तरीके से अप्रोच करें। 58,000 के ऊपर अगर आप टिके तो 58,500 से 59,000 अगले टारगेट होंगे। और इस सीरीज़ में मैं एक जो अग्रेसिव टारगेट लेके चल रहा हूँ वो बैंक निफ्टी में करीब करीब 60,000 का है। तो ये बैंक निफ्टी में मूव रहेगा। ऑब्वियसली हर चीज़ आप स्टॉप लॉस के साथ करें और हर चीज़ सब्जेक्ट टू रिविजन है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो चीज़ें हैं वो ये हैं। राइट सर, बैंक निफ्टी में तो काफ़ी स्ट्रेंथ है, 57,954 एक बार इंटरडे हाई लेकर आई है बैंक निफ्टी का स्क्रीन पर, और 58,000 तक की हमने बातें की थी जो कि होती हुई नजर आई है। ऑलमोस्ट हमने टच किया, मात्र 50 पॉइंट रह गए हैं सर 58,000 टच करने में। ये बैंक निफ्टी में आज सर प्राइवेट बैंक से भी सपोर्ट मिला, PSU बैंक से भी सपोर्ट मिला, और आपने अक्सर कहा है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो सपोर्ट करेंगे बैंक्स ही। किस लीग में बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं आप, और यहाँ पर कितना ज़्यादा कन्विक्शन बन रहा है आपका? देखिए, एक लॉजिक चीज़ है, अगर मार्केट को चलना है तो बैंक निफ्टी को ही चलना होगा, क्योंकि आपका अगर 35 से 40% इंडेक्स बैंक्स हैं तो उनको तो चलना ही पड़ेगा ना। उसके अलावा और क्या ऑप्शन है आपके लिए? आई थिंक बैंक निफ्टी ने साइन दिए थे श्रेया, जब मैं छुट्टी पे गया तो उससे पहले आपको याद होगा हमने लगातार एक बात की थी, निफ्टी ने अपने मई के लो तोड़े थे, बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़े थे। वहीं पर सबसे पहले एक इंडिकेशन मिल गया था कि बैंक निफ्टी रैली के लिए तैयार है। दूसरा, बैंक निफ्टी ने जब इवन क्रूड ऊपर था और एक रिस्क था इन्फ्लेशन का, तब गिरना बंद किया था। वो एक और हिंट था कि बैंक निफ्टी बड़ी रैली के लिए तैयार है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा कंफर्मेशन पिछले मंडे को मिल गया था, जब मार्केट ने उस गैप डाउन में बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार रिवर्सल दिखाया और वहाँ से आप देखें तो 3,500-4,000 पॉइंट ऊपर हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ऐसे ही चलता है। और बैंक निफ्टी, मैं एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छा इंडेक्स बनाया हुआ है एक ट्रेडर्स के लिए। दोनों साइड अगर आप इसको ढंग से अप्रोच करें ना, बहुत शानदार पैसा देता है ये आपको। तो बैंक निफ्टी, आई थिंक एक और चीज़ जो बैंक निफ्टी के फेवर में आ रही है ना, FII की सेलिंग कम हो गई है। कुछ दिन तो हमने बाइंग भी देखी है, पिछले 3 में से 2 दिन तो हमने बाइंग देखी है। उससे क्या होता है, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में ना, अब HDFC बैंक को और तो कोई नहीं बेच रहा है। डोमेस्टिक के पास तो अब भर भर के स्टॉक है, बल्कि वो तो बेचने से रहा HDFC बैंक। HDFC बैंक में सेलिंग प्रेशर मेनली FIIs की तरफ से होता है। अब कहीं ना कहीं अगर वो एबेट हो रहा है और थोड़ा सा वहाँ पर अगर एक ब्रेक लग रहा है, और देखिए लो से 740 से हम ऑलरेडी 794 तक तो आ चुके हैं, एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है। तो आई थिंक थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट है जो आप आज बैंक निफ्टी में इस तरीके के मूव देख रहे हैं। बैंक्स की चर्चा हो गई सर, और दूसरा जो स्पेस है वो मैं IT देख पा रही थी। IT स्पेस सर पिछले 2 सत्रों से चल रहा था, आज थोड़ी मुनाफा वसूली हमने देखी IT स्पेस में। आज की गिरावट को कैसे देख रहे हैं सर? वो एक्सेंचर वाले एक बड़ा कारण नजर आ रहा है, हालांकि जो अच्छे काउंटर्स हैं IT में वो अभी भी चल रहे हैं। आज की गिरावट को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, IT में आज एक्सेंचर के नंबर्स आने हैं, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर नर्वस हो रहा है, और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा कल रात को जो फेड का डिसीजन आया उसका भी एक इम्पैक्ट आया श्रेया। और एक चीज़ समझ लीजिए, IT में अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एक वन वे तेज़ी हो जाएगी। एक व्यू हमने ये लिया है कि थोड़े सेंस बने हैं कि एक डबल बॉटम बना है IT में, और यहाँ से शायद अब IT और बहुत ज़्यादा ना गिरे। वो व्यू गलत हो सकता है वैसे, लेकिन और हो सकता है कि आज एक्सेंचर कुछ बहुत नेगेटिव बोल दे तो स्ट्रीट को उस चीज़ के लिए डर लग रहा हो। क्योंकि दिक्कत क्या है, आज जो एक्सेंचर बोलेगा ना, हम उस पर कल बड़े गैप के साथ रिएक्ट करेंगे, अप या डाउन जो भी होगा। तो इसके लिए आई थिंक, जैसे कहते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसके लिए आप आई थिंक आज IT में थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके एक काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर आज एक्सेंचर ने कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोला ना, तो कल रिवर्सल भी आ सकता है IT में। इस चीज़ के लिए तैयार रहें। अच्छा, IT में भी एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, जैसे कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स हैं जो एक अलग ही अपनी दुनिया में चल रहे हैं, या फिर अलग ही अपनी बुल मार्केट में चल रहे हैं, उन पे रत्ती भर का इम्पैक्ट नहीं, बल्कि वहाँ पे तो आप प्रे करें कि किसी दिन कुछ नेगेटिव आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जब भी नेगेटिव आता है लोअर लेवल से रिकवरी आ जाती है, जैसा कि आज हो गया। तो वो उसमें आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब बताते हैं आपको आज के रफ्तार के घोड़े और ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में सबसे पहले है नायका। बुलिश लक्ष्य, जो कंपनी ने जो बुलिश टारगेट रखे हैं अपने लिए, उसके बाद शेयर ने थोड़ा सा एक मूव लगाया, काफ़ी एग्रेसिव टारगेट रखे कंपनी ने। ये बुलिश थोड़ा गलत लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। CDSL दूसरा हुआ, कैपिटल मार्केट शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी लौटी, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, UK FTA की तारीख तय हुई, उसका एक इम्पैक्ट। आज सुबह CNBC आवाज़ का बिग स्टॉक भी था ये। एम्बर, PGEL यानी कि PG इलेक्ट्रोप्लास, EMS शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी हुई, उसका एक इम्पैक्ट। और न्यू इंडिया एश्योरेंस एक और स्टॉक जहाँ पर NSE के IPO का फ़ायदा मिलेगा।
अब आते हैं हम फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो 2 स्टॉक्स ले रहा हूँ मैं। IFCI तेज़ मुनाफा वसूली हुई, यहाँ ऊपरी स्तरों से करीब 14% के करीब स्टॉक फिसल गया। और इन्फोसिस, आज एक्सेंचर के नंबर्स आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा लार्ज कैप IT स्टॉक्स में नर्वसनेस है, तो ये आपके लिए आज के कुछ स्टॉक्स। चलिए श्रेया, आज के कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं और उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। राइट सर, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स से शुरुआत करती हूँ। देखिए, हालांकि निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी है, तो शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाती है। और आज देखिए मैक्स हेल्थ केयर में अच्छी रौनक है, 6% की तेज़ी के साथ ये पर्टिकुलर काउंटर आपको निफ्टी का टॉप गेनर दिखाई देगा। ट्रेंड में पिछले 3-4 सत्रों से अच्छी मजबूती, 2% आज भी भागा है कल के शानदार मूव के बाद। डिफेंस पैक में अच्छा मोमेंटम और BEL ने आज भी निफ्टी के गेनर में जगह बनाई है 2% ऊपर। और इंटरग्लोब एविएशन क्रूड जो नरम पड़ा है उसका एक बड़ा फायदा होता हुआ इस पर्टिकुलर काउंटर पर 2% ऊपर नजर आएगा। वायदा में देखिए तो नायका जो टारगेट्स आए हैं कंपनी की तरफ से एनालिस्ट मीट में, जो बातें कही गई वो काफ़ी पसंद आई है स्ट्रीट को, इसलिए देखिए 7% का मूव यहाँ पर अप मूव। CDSL कैपिटल मार्केट्स भाग गया है, स्पेस में अच्छी तेज़ी है तो 5% ये चढ़ गया। BHEL अगेंस्ट पूरा स्पेस फोकस में 4% की तेज़ी। और यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आप देखें आज का बिग स्टॉक, तो काफ़ी बुलिश रिपोर्ट ब्रोकरेज की तरफ से 3.5% ऊपर है आज के सेशन में। लेकिन बैकफुट पर वही पूरा आपको IT पैक नजर आएगा। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS 1.5% टूटे, इन्फोसिस तो 2.5% गिरकर आज निफ्टी का टॉप लूजर है। टाटा कंज्यूमर कल के मूव के बाद आज मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है, 1.5% नीचे है। वायदा में कौन से काउंटर, L&T फाइनेंस आपको 2.5% नीचे नजर आएगा। स्विगी कल दौड़ रहा था, आज देखिए मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, 2.5% नीचे। NBCC 3% और आइनॉक्स विंड भी टूटा आज 2.5% के करीब करीब। आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि शो में क्या होगा, कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, रुचिर जैन, अरुण कुमार मंत्री, सोमिल मेहता जी से 2:20 पर ऊपर बताएंगे कि नायका का फाइनेंशियल टीज का ग्रोथ प्लान क्या है। 2:25 पर समझेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ब्रोकरेजेस क्यों बुलिश है। 2:30 बजे आशीष वर्मा बताएंगे कल रिलायंस के AGM से क्या है उम्मीदें। 2:40 पर कंचन बताएंगे आपको कल सेबी बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे NSE के IPO की अहम बातें क्या हैं। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर NCIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:10 से अनुज जी से स्ट्रैटेजी समझेंगे। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक नूपुर से। 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, एज ऑलवेज बताइए आपका ट्रेड। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है NTPC। स्ट्रक्चरली बहुत बढ़िया बेस बना है, स्ट्रेच भी ऑन द डाउन साइड, तो एक अबू मिलना चाहिए। ट्रेड करा 362 रुपीज 50 पैसे में। NTPC ₹2.5 का स्टॉप लगाना चाहिए, 360 का टारगेट होगा, 370। NTPC गाबा सर की पिक हो गई खरीदारी की राय। डिजाई पर है 2% ऊपर। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए अदानी पावर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अदानी पावर में अगर आप देखें तो स्टॉक ने मेरे ख्याल से 4 दिन पहले 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज कंसोलिडेशन जोन के अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रेक किया है। 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, बेहतर वॉल्यूम्स हैं, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 223 का लगा के रखना है, टारगेट सेट करने हैं 235, 235 रुपए के, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 225 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹8.80 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको ₹6.5 का लगाना है और टारगेट ₹15 के सेट करना है। ओके, अदानी पावर ये हो गई मानस जी की पिक आज के लिए आपके लिए। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की ट्रेड मेरी रहेगी BHEL। BHEL में रिसेंटली हमने काफी स्ट्रॉन्ग रनअप देखा था, उसके बाद स्टॉक पुल बैक मोड में था। इस पुल बैक ने अपना सपोर्ट बनाया लगभग 50 डेमा के आसपास और वहां से हम वापस एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन यहाँ पे देख रहे हैं। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा आज के 17 में विद गुड वॉल्यूम्स और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रीगेन किया है, तो इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड। 402 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 414 के रहेंगे BHEL में।
BHEL पसंद आ रहा है अमित जी को, शानदार मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लुपिन। लुपिन में अगेन फिर से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है एंड ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा करेक्शन भी आया था, लेकिन मुझे लगता है दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लुपिन में। फार्मा सेक्टर ओवरऑल भी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। लुपिन वुड बी माय पिक। स्टॉप लॉस वुड बी 2270 एंड टारगेट वुड बी 2430। ओके अरुण जी, आपने क्या पिक किया आज के लिए? जी अनु सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू पैनल। अगेन मेरा पिक भी फार्मा स्पेस से ही रहेगा। डिविस लैब में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एक ओवरऑल सपोर्ट देखते हैं तो 6650 के आसपास एक अच्छा बेस स्टॉक ने बनाया, तो डिविस लैब को पोजिशनल बेसिस के हिसाब से खरीदें। 6824 तक के टारगेट रहेंगे और 6652 का स्टॉप लॉस। डिविस लैब हो गई अरुण जी की पिक। यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले हम इन्वेस्टमेंट आइडिया समझ लेते हैं इस मार्केट में क्या होगा। आशीष चतुर्मोता जी जुड़ते हुए हमारे साथ। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपका इन्वेस्टमेंट पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए श्रेया, हमने कल भी जो चर्चा की थी वो वायर्स एंड केबल सेगमेंट में पॉलीकैब की चर्चा की थी, और इसी स्पेस में हमें काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से केपेक्स साइकिल रिवाइव हो रही है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने बात की, ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का केपेक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस जो शिफ्ट है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ पर पे भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट केबल्स सेगमेंट की नज़र आएगी। तो इन सबका जो क्लियर बेनिफिशियरी रहेगा वो ऑर्गेनाइज्ड वायर्स एंड केबल्स प्लेयर्स रहेंगे, और यहाँ पर पे पॉलीकैब तो काफ़ी अच्छा कर ही रहा है और अभी भी हमारा व्यू उस पर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। पर जो दूसरी कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज, उस पर भी हम काफ़ी पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि अगर से आप इंडस्ट्री ग्रोथ देखेंगे तो 11-12% की हो रही है, पर जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं ये ऑलमोस्ट 17-18% से ग्रो कर रहे हैं, क्लियरली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं अपने अनऑर्गेनाइज पीयर्स से। तो यहाँ पे हमें लगता है कि टेलविंड सेक्टर की काफ़ी मजबूत है, और KEI पॉलीकैब RR काबिल मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो KEI पे हमारी एक टॉप पिक रहेगी। स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर, वीकली मंथली चार्ट्स पर दिया है, तो अब 5300 पे एक अच्छा बेस बना है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 6200 तक के लक्ष्य KEI इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। KEI इंडस्ट्रीज काफ़ी पॉजिटिव पूरा ये केबल एंड वायर स्पेस नज़र आ रहा है, और लंबी अवधि की नज़रिए से भी आशीष जी इस पर पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, तो रखिए रडार पर। रिकैप कर देती हूँ सारे स्टॉक्स। गाबर्सन ने NTPC चुना है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई इन स्तरों से, और 370 के टारगेट देख रहे हैं। गाबर्सन 360 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि अदानी पार में स्ट्रेंथ है, तो टारगेट और स्टॉप लॉस आएंगे। 235 का टारगेट, अदानी पार में 223 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी कह रहे हैं कि BHEL में आज स्ट्रेंथ है, पूरा डिफेंस पैक और ये सारे स्पेसेस में अच्छी मूव। 1414 के टारगेट हैं, 402 का लगाना, 414 के टारगेट है, 402 का स्टॉप लॉस। सोमल जी ल्यूपिन के साथ जा रहे हैं फार्मा स्पेस से, जहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है उनको, और यहां पर 2430 के टारगेट, 2270 का स्टॉप लॉस। अरुण जी BC स्पेस से डिविस लैब चुन रहे हैं, जहां पर मजबूत के आज के सेशन में 6824 का टारगेट है, 6650 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में आशीष जी ने लंबी अवधि के नज़रिए से KEI इंडस्ट्रीज चुना है, जहां पर उनको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। एक बार निफ्टी लेकर आइए फिर से स्क्रीन पर। निफ्टी फ्लैट और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, ब्रेथ ठीक है। एक बार रिलायंस रखिएगा स्क्रीन पर, रिलायंस देख लेते हैं। यहाँ पर AGM से कल AGM है, और रिलायंस का मूव क्या है। आज थोड़ा यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सर AGM से पहले रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है? ये अब आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अब कल AGM है, तो अब वो ट्रेड मंडे ट्यूसडे को थी, हाँ, है ना। अब आज आप वो उसको आज चेज़ करेंगे तो वो मीट नहीं है उस चीज़ में। हमने सबसे पहले आपको ट्यूसडे को हमने दोनों चीज़ें आपको हेड ऑफ द कर्व बताई थी। एक रिलायंस था, एक कोफोर्ज था, है ना। 2 स्टॉक्स ट्यूसडे पे, क्यों मंडे को बता दिए थे एक्चुअली, है ना। अब दोनों वो प्ले आउट हो गए। रिलायंस के, क्योंकि क्वेश्चन आपका रिलायंस का है, देखिए रिलायंस के साथ एक चीज़ समझ लीजिए कि एक ट्रेंड होता है रिलायंस का। AGM से पहले रैली आती है और AGM के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, और वो कुछ चीज़ें इतिहास में जो कहते हैं अनरिटन लॉ होता है, वो फॉलो हो रहा है। अब हो सकता है थोड़ी और रैली बची हो, लेकिन अब उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे और टाइम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने उस मूव में पार्टिसिपेट कर लिया, और अगर आप प्योरली ट्रेडर हैं,
तो बुक कर लें अपना प्रॉफिट और साइड लाइन पे बैठे और कल देखें फिर एजीएम में क्या आता है, उसके बाद फिर एक वो डिसाइड करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर फ्राइडे को एजीएम तो मैं सिर्फ थर्सडे को बाय करके फ्राइडे को बाहर निकल जाऊँगा और मैं ही टाइम करूँगा सब कुछ, मैं ही सब कुछ उस हिसाब से निकालूंगा, वो नहीं होने वाला है। वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। चलिए एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। नायका लेकर आइए एक बार जरा, आज का टॉप F&O गेनर, और सुबह हम एड्रेस भी कर रहे थे इसे, तब 290 पर था, 280 से 290 का मूव आया था और अब 290 से और 300 स्क्रीन पर प्ले आउट हुआ है। FY30 के लिए कंपनी ने एक बड़ा ग्रोथ ब्लूप्रिंट दिया है। कंपनी ने अगले कुछ सालों में 50,000 करोड़ का GMV का लक्ष्य रखा है। एक्चुअली नूपुर से डिटेल्स ले लेते हैं। नूपुर, चलिए बताइए कि फिर मार्केट ने थम्स अप दिया, ज़बरदस्त टारगेट्स कंपनी के। बिल्कुल, लक्ष्य काफी बड़ा है। FY30 का विजन भी काफी पॉजिटिव यहाँ पे निकल के आया है। एनालिस्ट मीट के दौरान ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सामने आया है, FY30 का ब्लूप्रिंट यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको दिखेगा। 50,000 करोड़ GMV का टारगेट यहाँ पर कंपनी लेके चल रही है। रेवेन्यू और एबिटा की बात करें तो वहां पर भी 2.5 से 3 गुना तक की बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। एबिटा फिलहाल 750 करोड़ के आसपास है। कंपनी का लक्ष्य इसे 3,000 से 3,500 करोड़ तक लेके जाने का। मार्जिन की भी बात करें तो फिलहाल कंपनी मार्जिन 7.5% के बनाती है, जो कि आगे चल के 12 से 15% ले जाने की तैयारी में, टीन्स में मार्जिन को ले जाने की तैयारी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करें तो फिलहाल 21% के आसपास है, उसे बढ़ा के 40% ले जाने का लक्ष्य है। और फ्री कैश फ्लो भी देखे तो 5 से 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पे कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा है। नायका फैशन की बात कर लेते हैं, जहां पे NSV को FY30 तक 3 से 3.5 गुना बढ़ता हुआ यहाँ पर आ सकता है। 10% एबिटा मार्जिन का लक्ष्य कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा है। मेंस कैटेगरी में 75% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और जो न्यू कस्टमर है वहां पर भी 90% की ग्रोथ फिलहाल देखने को मिल रही है। नायका इंडिया के जो पूरे ई-कॉमर्स का ऑपरेशन है वो नायका के प्लेटफॉर्म पर यानी कि नायका फैशन पर पूरी तरह से कंपनी संभालती हुई नजर आ रही है। हाउस ऑफ नायका, जहां पे कंपनी के ओन ब्रांड्स आते हैं, वहां पर FY26 में NSV 1700 करोड़ पार जाती हुई नजर आ रही। कंपनी का ओन ब्रांड डॉट इन की देखे तो 1000 करोड़ का बन चुका है और ये वाला लक्ष्य काफी पॉजिटिव है कंपनी की तरफ से। FY30 तक अपने खुद के जो ब्रांड्स होंगे उसका NSV जो है वो करीबन 5,000 करोड़ जाते हुए दिख सकता है। नए ब्रांड्स कंपनी लॉन्च करेगी। FY30 तक 2,000 करोड़ का अतिरिक्त योगदान यहाँ से आते हुए नजर आएगा। सुपर स्टोर और B2B की भी बात करें तो इसका लक्ष्य भी काफी पॉजिटिव है। FY26 के नंबर्स से कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ आपको नजर आएगी। 19,000 पिन कोड तक विस्तार की योजना है और FY30 तक इसे ब्रेक इवन करने की कंपनी की प्लानिंग है। सिर्फ कंपनी ने इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है पूरी ब्यूटी एंड पर्सनल ब्यूटी केयर सेगमेंट में और साथ ही साथ फैशन में, इसको लेकर भी मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है। विजन काफी बड़ा है, काफी पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंटेशन से निकल के आया, स्पेशली ब्यूटी और फैशन सेगमेंट को लेकर। ओके, चलिए तो ये इस समय शुक्रिया नूपुर। आज नायका F&O का टॉप गेनर। आशीष, गुड आफ्टरनून। नायका पर क्या व्यू है आपका? तो अनुज, नायका पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। पहले भी हमने इसके ऊपर काफी एक पॉजिटिव विचार रखे थे और अभी भी हमें लगता है जिस तरह की ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है आने वाले समय में 203 गुना टॉप लाइन जो है वो जाती हुई नजर आ सकती है। तो क्लियरली स्केल और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी टैम काफी बड़ा है। जेंजी आज एक सबसे बड़े कंज्यूमर्स के तौर पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पे नायका ने जो कई इनिशिएटिव्स लिए हैं वो क्लियरली कंपनी के ग्रोथ को क्लियरली पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली वैल्यूएशन पे थोड़ा सा जरूर आपको हमेशा महंगा नजर आएगा, बट जिस तरह की ये स्टोरी और लॉन्ग टर्म टेलविंड है और जो टैम है, जितना बड़ा साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड यहाँ से बनी रहेगी। तो 350-360 के लक्ष्य हमें लगता है कि अगर से कोई एक साल भर का व्यू रखे तो वहां तक की एक अपसाइड इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, मीन वाइल जो यूके FTA साइन हुआ है उसकी कुछ ऑफिशियल डिटेल्स तो हैं ही, लेकिन जो ऑफ कैम्प डिस्कशंस हैं उनसे कुछ जो इन्फॉर्मेशन निकल आ रही है उसमें एक बार टाटा स्टील रखिएगा, क्योंकि स्टील एक्सपोर्ट पर कार्बन टैक्स नहीं लगेगा। ये एक पॉजिटिव है और $900 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, जिसमें से सिर्फ $136 बिलियन स्टील एक्सपोर्ट जो है वो कार्बन टैक्स के दायरे में आएगा, बाकी पर कार्बन टैक्स नहीं लगेगा। और इस वजह से टाटा स्टील में आप एक बड़ा मूव देख रहे हैं। टाटा स्टील इसलिए क्योंकि एक्सपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा टाटा स्टील ही है। एक बार JSW स्टील और सेल भी रखिएगा स्क्रीन पर, हालांकि ये इतना ज़्यादा इसमें एक्सपोर्टिंग एंगल नहीं है, लेकिन मूव तो खैर पूरे स्पेस में है अभी के लिए, टाटा स्टील और सेल दोनों में। चलिए हम क्योंकि इस FTA की बात कर ही रहे हैं तो इसी FTA से रिलेटेड एक स्टॉक जो आज हमारा बिग स्टॉक भी था, यूनाइटेड स्पिरिट्स,
इसमें आज अच्छा मूव आया और ये अभी भी टॉप गेनर्स में बना हुआ है, करीब करीब 3.5% के मूव हैं। जेपी मॉर्गन की भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, श्रेया के साथ डिस्कस करते हैं। श्रेया बताइए। राइट सर, यूके एफटीए जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट ने आज इस पर्टिकुलर काउंटर को पुश किया है और शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर बिग स्टॉक में हमने शुमार किया था, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। टारगेट प्राइस देखिए 1510 के आए हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से। ओवरवेट की रेटिंग है, यानी कि 11% का अपसाइड पोटेंशियल यूनाइटेड स्पिरिट्स में देख रहे हैं वो। फिनेंशियल 27 वो कह रहे हैं कि काफ़ी मजबूत रहने की उम्मीद है। आउटलुक फिनेंशियल 27 का काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, ग्रोथ ट्रिगर्स क्या होंगे? तो रेनोवेशन होगा, अपने प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को रिफ्रेश और अपग्रेड करेंगे। इनोवेशन होगा, नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, कस्टमर के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स और एक्सपैंड करेंगे। पोर्टफोलियो एक्सपेंशन होगा और साथ ही प्रीमियमाइजेशन, ये भी कंज्यूमर का जो प्रीमियम लिकर ब्रांड है उसकी तरफ शिफ्ट होना, ये एक बड़ा ट्रिगर होगा यूएसएल के लिए। अच्छा, कर्नाटक और यूके एफटीए से इस पर्टिकुलर काउंटर को फ़ायदा होगा, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। अगर रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट फेवरेबल रहता है तो एफटीए इम्प्लीमेंट होता है तो बिजनेस को और सपोर्ट मिल सकता है। सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो प्रदर्शन ज़्यादा मजबूत रहने की उम्मीद है। तो मीडियम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से यूएसएल काफ़ी मजबूत बना हुआ है। मार्जिन्स धीरे धीरे यहाँ से सुधरता हुआ नजर आएगा। एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा होगा, ये पॉजिटिव ट्रिगर है। अच्छा, कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के बीच अगर यूएसएल की एग्जीक्यूशन देखें तो वो काफ़ी बेहतर बनी है। तो पीयर्स के मुकाबले एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी है, इस पर कंपनी फोकस भी कर रही है, तो ये भी एक बड़ी चीज़ होती हुई नज़र आएगी। तो ये तमाम चीज़ें अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स के फेवर में है और जेपी मॉर्गन काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, मीडियम पर्सपेक्टिव से भी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इसलिए ओवरवेट की कॉल और टारगेट प्राइस भी 11% अपसाइड का रखा है उन्होंने। बिल्कुल, यूनाइटेड स्पिरिट्स। गाबा सर, चार्ट पर कैसा लग रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स? इनफैक्ट बढ़िया लगता है। एक 4-5 दिनों से ये स्टॉक है, अच्छा बेस बना रहा था, मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। अब ट्रेड करें 1350। सेटअप के हिसाब से लगता है ये जाएगा 1450-1500, लेकिन उसे वक्त लगेगा। मतलब यहाँ से 100-150 रुपीज अपमूव है पॉसिबल, क्योंकि जो बेस बना है अराउंड 1250-1260 बहुत ही बढ़िया है। तो बाय डिप्स, आज तो अच्छा अपमूव मिला है, शायद मौका ना मिले। अगर डिप्स मिलती है तो एक मौका है बाय ऑन डिप्स एंड टारगेट वुड बी 1450-1500। वक्त लगेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, वक्त लगेगा। फंडामेंटली आशीष, आपका क्या व्यू रहेगा एल्को बेवरेज स्टॉक्स पर? तो अनुज, बिल्कुल देखिए, हम अल्कोहलिक बेवरेजेस जो सेगमेंट है उस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। हमारा ये मानना है कि जो जहां पर पे 2x ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी एज अ नॉर्मल कंजम्पशन थीम, बट यहाँ पर पे जिन स्टॉक्स के ऊपर हम पॉजिटिव है वहां पे हम एलाइड ब्लेंडर्स जैसे स्टॉक है जहां पे हमने पोजीशन भी बनाई और हमें काफी इंटरेस्टिंग ये कंपनी नजर आती है। आप देखेंगे इसने अपने सेगमेंट में ये मार्केट लीडर भी रहा है, टॉप 3 टॉप 2 के सेगमेंट के अंदर में आता है। तो हमें लगता है कि हम इस स्पेस में जो छोटी कंपनी है, रेडिको खैतान, एलाइड ब्लेंडर्स, इन कंपनीज के ऊपर काफी एक पॉजिटिव व्यू इस समय पर मेंटेन रख रहे हैं। रेडिको खैतान तो अच्छा मूव और इनफैक्ट बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इसने। ये लाइट ब्लेंडर, साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी आप रख सकते हैं फोकस, मजबूती यहाँ पर। अच्छा, एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए अदानी पार्ट, तो हमने डिस्कस किया, माइनस जी की पिक भी थी और इसको छोड़ते हैं। एक बार मैक्स हेल्थ केयर लेकर आइए स्क्रीन पर। यहाँ पर 6% की तेज़ी है, शानदार मूव आज सुबह से ही हमें देखने को मिला, एक तरफा रैली यहाँ पर। इन लेवल्स पर अरुण जी, मैक्स हेल्थ केयर कैसा नज़र आ रहा है? जिनके पास नहीं है वो थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि काफ़ी स्ट्रेच हुआ है आज के सेशन में, या फिर इन लेवल्स पर भी वैल्यूएशन सही नज़र आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल टेक्निकल स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, 1100 से 1110 के पास रेजिस्टेंस है, तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक चल रहा है। इनफैक्ट काफी हफ्तों से 1100-1120 का लेवल स्टॉक निकाल नहीं पा रहा है, तो आज भी 6% ऊपर है। अगर यहाँ से बाई करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 1050-1060 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक अच्छा एंट्री जोन हो सकता है, या तो फिर 1100 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ही बाई करना चाहिए। या तो करेक्शन का वेट करें 1050 के आसपास, या 1100 निकलता है तो वहां पे ट्रेड लेके चल सकते। मैक्स हेल्थ केयर पे व्यू हो गया। वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का, 2:30 बज गए हैं। गाबा से, सोमिल जी और आशीष जी से लेंगे हम कैश कॉल्स। गाबा से बताइए, कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? ध्यान पे है ओलेक्ट्रा स्पेस है 1427 पर, 1400 रुपीज का स्टॉप लगाएंगे, करीब 27 रुपए का टारगेट होना चाहिए 1500। जो ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम अ कंसोलिडेशन बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन ओलेक्ट्रा में अपमूव है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:4 ओलेक्ट्रा।
ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शानदार मूव है इसमें पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में, आज भी अच्छा मूव, आई थिंक कल भी करीब 10% भागा था ये स्टॉक का, आज भी अच्छे मूव यहाँ पर। सोमिल, आपने क्या पिक किया कैश में? कैश में मैंने पिक किया है न्यू लैंड लैब्स। कुछ समय से ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। आई थिंक लास्ट वीक मैंने ये मेंशन भी किया था, अभी भी उसी ट्रायंगल में है। मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ टूटेगा। आज के सेशन में एक अच्छा मूव है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे 16,900 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 18,000। न्यू लैंड लैब्स, सोमिल जी की पिक हुई कैश में। आशीष जी, कैश में कौन सा काउंटर? जी, तो देखिए मैं डिफेंस स्पेस पे काफी पॉजिटिव, और यहाँ पर आज जो मैं स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, ये एक स्मॉल मिड कैप कंपनी है, जेनटेक टेक्नोलॉजीज, जो कि बेसिकली काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस के अंदर में काम करती है, और आज की समय पे सबसे बड़ी लार्जेस्ट सप्लायर है सिमुलेशन सेगमेंट के अंदर में। और हमें लगता है जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया फोकस लाया इंडिजनाइजेशन का, साथ ही साथ एक जो ऑर्डर बुक मोमेंटम इन कंपनीज का बन रहा है, जैसे आपने देखा होगा अभी ऑफलेट में पारस डिफेंस के अंदर में बड़ी तेजी देखने को नजर आई, वैसे ही हमें लगता है कि ये जो पूरा स्पेस है यहाँ पर पे एक री रेटिंग देखने को नजर आएगी, क्योंकि ऑर्डर बुक मोमेंटम इन कंपनीज के काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। टेक्निकली आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पर एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना है। 1880 पे मेरे हिसाब से इसका लॉन्ग टर्म बेस है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 2300 से 2400 तक की एक अपसाइड मुझे लगता है जेन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, जेनटेक, यहाँ पर आप चाहें तो एक मूव ले सकते हैं। अब एक बार ज़रा एक बार लेकर आइए आप वापस मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स में अच्छे मूव है। इंटरग्लोब लेकर आइए एक बार ज़रा। इंटरग्लोब अब 5000 हिट करने की तैयारी कर रहा है ऑलमोस्ट, और इंटरग्लोब का अगर एक महीने का चार्ट देखें आप, एक महीने का चार्ट देखिए इंटरग्लोब एविएशन का, आई थिंक 4000 से 5000 वन वे मूव आया है, और आई थिंक एक SIP का व्यू लिया था हमने, मतलब ठीक है जिसने लिया उसने, अगर SIP भी की उसके अलावा भी अगर आप देखें तो अच्छा मूव, और 15% के करीब के मूव, 5000 तक का वन वे मूव यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े इवेंट की। कल यानी कि फ्राइडे को रिलायंस की 49th AGM होने वाली है। बाजार क्या क्या वॉच आउट कर रहा है रिलायंस की AGM से, ये आशीष से जानते हैं। आशीष बताइए। बिल्कुल सही कहा आप। इस कंपनी का तो कैलेंडर ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कल सामने खड़ा है। 49th AGM है पोस्ट IPO इस कंपनी की, और दोपहर 2 बजे फ्राइडे को ये AGM की शुरुआत होने जा रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे FY26 के बाद अब आपके सामने AGM है। मैंने क्या करा, सबसे पहले फाइनेंशियल्स रखे प्रीमाइस सेट करने के लिए। फाइनेंशियल्स रेवेन्यूज के फ्रंट पे पिछले साल तकरीबन 10% साल दर साल आय उछलती हुई नजर आई। एबिटा करीब 13.25% का साल दर साल जंप था FY26 में, और लाइकवाइज मुनाफे में साल दर साल 17% का जंप देखने को मिला। पर खैर कल की AGM में पास्ट अर्निंग्स पे फोकस नहीं है। कल की AGM में जो मैसिव वैल्यू कैटलिस्ट खड़े हुए हैं सामने, स्ट्रीट उस पे फोकस करेगा, और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से अपने ईयर लोज से ये स्टॉक इन एंटिसिपेशन ऑलरेडी मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। कहां नजर है? सबसे पहली चीज जियो प्लेटफॉर्म्स, शायद सिंगल बिगेस्ट ट्रिगर। पिछली AGM में लीडरशिप ने कहा था कि जियो की लिस्टिंग 2026 के फर्स्ट हाफ में करने की तैयारी, वो विंडो अब सामने खड़ी हुई है, तो स्ट्रीट कीनली वॉच आउट करेगा टाइमलाइंस, डेफिनेट टाइमलाइंस, स्ट्रक्चर, वो DRHP का अनाउंसमेंट वगैरह वगैरह, और एक क्लियर अनाउंसमेंट, क्लियर शेड्यूल बड़ा रीरेटिंग का कारण बन सकता है। दूसरा, न्यू एनर्जी बिजनेस। रिलायंस पिछले कुछ सालों से लगातार हेविली इन्वेस्ट कर रहा है अपने न्यू एनर्जी बिजनेस में। वो जामनगर गीगा कॉम्प्लेक्स में मैसिव कैपिटल डिप्लॉय हुआ है। वो प्योर इन्वेस्टमेंट की एरा अब हमारे पीछे जा रही है। अब वो कमर्शियल ऑपरेशंस किक स्टार्ट करने का समय है, तो स्ट्रीट एग्जैक्ट कमर्शियलाइजेशन का जो शेड्यूल है इनके सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, इनके एडवांस एनर्जी स्टोरेज प्लांट का, इनके ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी का, वो क्लीन टाइमलाइंस स्ट्रीट काफी हद तक अप्रिशिएट करता हुआ आपको जरूर नजर आएगा। तीसरा,
रिलायंस रिटेल, पिछले साल की एजीएम में मैनेजमेंट ने गाइड करा था कि जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल वेंचर्स अगले 5 साल में डबल होते हुए नजर आएंगे। पिछला 1 साल थोड़ा सा मैक्रो एनवायरनमेंट के लिहाज से इस तरह के बिजनेस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है। तो फ्यूचर आउटलुक क्या है रिटेल सेगमेंट का, बचे हुए 4 साल की ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी, उस पर खास फोकस। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, रिलायंस का वो मैसिव एआई पुश। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब रिलायंस ने वो मैसिव डील मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ अनाउंस करी थी 168 मेगावाट एआई डेटा सेंटर आरआईएल के मेगा कैंपस जामनगर गुजरात में खड़ी करने की। वो न्यूएस्ट और सबसे कॉन्क्रीट पीस है स्ट्रक्चरल न्यूज का, जो कल की एजीएम में स्ट्रीट अवेट कर रहा होगा। मेटा डील के साथ साथ क्या और ग्लोबल हाइपर स्केलर्स के साथ कंपनी की चर्चा चल रही है। रिलायंस की स्ट्रैटेजी इस फ्रंट पे क्या है, कैसे एआई स्पेस में ये पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा है। और फाइनली वो ट्रेडिशनल बिजनेस ऑयल एंड गैस, वो O2C, चैलेंजेस थे FY27 में, लेकिन स्ट्रीट क्लोजली एग्जामिन करेगा किस तरह का आउटलुक इन दोनों ट्रेडिशनल बिजनेसेस के लिए मैनेजमेंट सामने रखता है। तो अच्छे परफॉर्मेंस रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन इन्वेस्टर्स अब प्योरली फोकस करेंगे वैल्यू क्रिएशन के कैटलिस्ट पे, और उस लिहाज से कल की आने वाली एजीएम बेहद इंपॉर्टेंट। ओके, बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट ये कल का रहेगा और सारे अपडेट आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। शुक्रिया आशीष जी जानकारी के लिए। बड़ी कवरेज कल 1:30 बजे से, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दिग्गज रहेंगे हमारे साथ, और सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर रिलायंस एजीएम की आप देख रहे होंगे। लेकिन रिलायंस का जिक्र हुआ है तो एक ओपिनियन आशीष जी आपसे भी लेना चाहूँगे। रिलायंस न्यू एज एनर्जी बिजनेस को लेकर काफ़ी अग्रसर होकर कर रही है कंपनी कामकाज, आपका क्या नज़रिया है रिलायंस को लेकर? बिल्कुल श्रेया, तो देखिए जिस तरह से एआई डेटा सेंटर पे काफी फोकस रिलायंस का बना हुआ है, प्लस जियो का जो जियो इन्फोकॉम का भी एक हम देखेंगे डीमर्जर होगा और लिस्टिंग के लिए आएगा। रिलायंस रिटेल जो न्यू एज जो रिटेल बिजनेस में है, वहां पर पे भी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ सेगमेंट हमें देखने को नजर आएगा। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि अभी इस समय सम ऑफ द पार्ट्स में जिस तरह से ऑयल को लेकर के वोलेटिलिटी रही, ऑयल टू केमिकल बिजनेस को लेकर वोलेटिलिटी रही, उसके कारण मार्केट ने इस स्टॉक के अंदर थोड़ा दबाव बना रहा। बट हमें लगता है एआई डेटा सेंटर जो न्यू एज है वो काफी बड़े रीरेटिंग कैंडिडेट्स बनेंगे, और उसका रिफ्लेक्शन अभी शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइस में देखने को नजर आना शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से स्टॉक का शॉर्ट टर्म बेस अब 1220-30 पे बना है, और स्टॉक यहां से 1400-1450 तक की एक ट्रेजेक्ट्री मीडियम टर्म में हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से एक पॉजिटिव व्यू के साथ रिलायंस हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ओके, रिलायंस यहाँ पर आपको रिलायंस पर एक व्यू लिया गया है। आप एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फिर से चला दीजिएगा स्क्रीन पर। बढ़ते हैं आगे और धमाकेदार ऑप्शंस का समय हो गया है। मानस जी, अमित जी और अरुण जी हैं हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन के लिए डीवीज लैब के 6750 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिन पहले भी डीवीज लैब ने बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट दिखाया था, कल हमने पॉज देखा, लेकिन आज रैली रिज्यूम हो गई है। तो 6750 का कॉल ऑप्शन 122 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 94 रुपीस के नीचे रहेंगे और टारगेट आपको 175 के सेट करके चलने हैं। डिविस लैब मानस जी के ऑप्शंस में पिक हो गया। अरुण जी आपके पिक क्या ऑप्शंस में? देखिए श्रेया जी, मैनकाइंड फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट है, 2400 के ऊपर स्टॉक निकला है, तो एट द मनी के कॉल लेने की ही सलाह रहेगी। ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है, 49 से 50 रुपीज के आसपास चल रहा है, 39 का स्टॉप लॉस लगाए, 68 रुपीज तक के टारगेट 2400 के कॉल ऑप्शन में आ सकते। ओके, अमित जी आपका ट्रेड ऑप्शंस में? जी अनु जी, इंडिगो के 5000 के कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। लगभग 83 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। इंडिगो ने 2 दिन पहले 200 एमआर रिक्लेम किया था, रीगेन किया था, और वहां पे 2-3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। काफी अच्छे से 200 एमआर का लेवल इसने होल्ड किया, और वापस आज हम यहाँ पे एक अपमूव देख रहे हैं। तो 5000 का कॉल ऑप्शन 83 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपीस का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 130 के। इंटरग्लोब एविएशन शानदार मूव्स यहाँ पर सुबह जी ने पिक किया था, और अच्छे मूव्स। ब्रेंट नरम हुआ है, इंटरग्लोब एविएशन आपको अच्छा नजर आएगा। कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में, और इंटरग्लोब एविएशन का तो हमने जिक्र किया ही। बजाज ऑटो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, निचले स्रोत से रिकवरी यहाँ पर
एक बार सन फार्मा रखिएगा। सन फार्मा स्क्रीन पर यहाँ पर पॉजिटिव खबर थी परसों और रिएक्ट भी किया था, कल भी इनफैक्ट ठीक ठाक मूव, लेकिन एक डिप आया, डिप में फिर से बाइंग। इस डिप को कैसे ट्रीट करें अमित जी, सन फार्मा? जी शेर जी, अगर सन फार्मा की हम अगर बात करें यहाँ पे बेसिकली तो इसका स्ट्रक्चर जिस हिसाब से प्लेस्ड है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से स्टॉक बाहर आ रहा है। बेसिकली स्टॉक ने अपना 10, 20, 50 डेमस अब रीगेन किया है। एक अच्छे जोन से यहाँ पे हम रिकवरी देख रहे हैं, पुल बैक ट्रेड है, तो लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा लगभग रहेगा 1805 रुपीज का, और यहाँ पे प्रोबेबल टारगेट्स रहेंगे 1860 के। ओके, चलिए अब रुचित भी जुड़े हमारे साथ पैनल में। रुचित जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड इस समय की? जी वेरी गुड आफ्टरनून। लुपिन में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी समय के बाद हमने ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आपके आते हुए देखा, और अगर पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे, स्टॉक बिल्कुल एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था, जिसमें 2300 का एक हर्डल बना हुआ था। तो 2300 का रेजिस्टेंस आज सरपास हुआ है। सो और 50-20 डेमे के ऊपर भी ब्रेकआउट स्टॉक ने दिए है। तो हमें लग रहा है कि एक अच्छी मूव लुपिन में नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 2280 के नीचे स्टॉप लॉस के केस में खरीदारी की सलाह रहेगी 2400 के टारगेट्स के लिए। ल्यूपिन दूसरी बार पैनल द्वारा पिक होता हुआ स्ट्रेंथ है, डेज हाई पर 2.5% ऊपर आपको नजर आएगा। तो फार्मा के चुनिंदा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं, मार्केट रेगुलेटर सेबी की कल अहम बोर्ड बैठक है और इस बैठक में प्रमोटर्स के लिए बाईबैक और म्यूचुअल फंड्स के लिए फंडिंग के नियम कुछ आसान हो सकता है, लेकिन पूरी डिटेल और अच्छे से समझ लेते हैं कंचन के साथ। कंचन, सेबी की बोर्ड बैठक, क्या है एजेंडा? जी, कल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बोर्ड बैठक है वो होने वाली है। वहाँ पे 5-6 चीज़ें जो है जहाँ पे हमें खासा फोकस करना होगा। सबसे पहले तो शेयर बायबैक वापस जो है वो हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनीज वापस से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ओपन मार्केट बायबैक जो है वो कर सकती है। देखिए, बायबैक के दौरान जो प्रमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा पाएंगे और इन्वेस्टर्स के लिए जो बायबैक का प्रोसेस है वो यहाँ पे और भी ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस हो सकती है वो है म्यूचुअल फंड को लेके इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो सेबी है वो काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड को इंट्राडे बोरोइंग की परमिशन जो है वो मिल सकती है। इससे जो टेम्परेरी लिक्विडिटी का इशू है वो हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और जो बोरोइंग्स है वो सेम डे पे आपको जो है रीपे करनी होगी और इन्वेस्टर्स के रिडम्पशन और ट्रांजैक्शन पे भी यहाँ पे हमें थोड़ा कम इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो नॉमिनी और जो लीगल हेयर्स है उनके लिए जो प्रोसेस है वो और आसान देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर की डेथ के बाद फैमिली को क्लेम करने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और जो ऑनलाइन क्लेम की फैसिलिटी है वो और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने के ऊपर जो सेबी है वो काम कर रही है। चौथी चीज़ अगर हम ध्यान पे रखें तो वो एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग को बूस्ट यहाँ पे काफ़ी बड़ा फोकस है। मेज, ग्राउंडनट, चिली के जो डेरिवेटिव्स है उसमें जो पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो सकता है। इससे कमोडिटी मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। पांचवा पॉइंट अगर ध्यान में रखें तो सेबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए जो नॉर्म्स है वो हमें स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई देंगे। डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है। और छठा पॉइंट अगर हम समझे तो एआईएफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के जो अप्रूवल है वो हमें फास्टर देखने को मिल सकते हैं। गरुड़ा मैकेनिज्म जो है उसके थ्रू जो अप्रूवल है वो फास्ट हो सकते हैं। स्टार्टअप, पीई और वीसी फंड्स के लॉन्च में भी यहाँ से हमें स्पीड आती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ 6 चीज़ें हैं जहाँ पे हो सकता है कि कल सेबी की बोर्ड बैठक में पूरा डिस्कशन हो। ओके, चलिए सेबी की बोर्ड बैठक, शुक्रिया कंचन, इस पर नज़र रहेगी हमारी तो बहुत कुछ है नज़र रखने के लिए। रिलायंस की एजीएम है, सेबी है, बहुत कुछ है करने को। आज शाम को एक्सेंचर के नंबर्स हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा कहाँ कहाँ ध्यान रखें। एनीवे, एक दो स्टॉक्स देखते हैं। आज थोड़ा सा एक स्टॉक जिस पर हमारा थोड़ा सा एनालिसिस गलत गया शायद, वो है वरुण बेवरेजेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज हालांकि सुबह चला था ये स्टॉक, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। फैक्ट ये है कि एक बार चला स्टॉक लेकिन उसके बाद अब डे लो पर आ गया, तो वहाँ थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा हमारा वो एनालिसिस थोड़ा गलत गया। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये आई थिंक हमारी चैट जीपीटी में था ना, ये आईसीआईसीआई प्रू लाइफ स्पॉटलाइट में था ये। यहाँ अच्छा मोमेंटम है, ये पूरी तेज़ी चलिए, तो एक गलत हुआ तो एक सही भी हो गया। अच्छी बात ये है ना, बैलेंस आउट हो गया। और आईसीआईसीआई प्रू करीब 3-3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। ये अरुण जी, आईसीआईसीआई प्रू ये चार्ट पर कैसा लग रहा है आपको?
देखिए काफी बुलिश नजर आ रहा है। इनफैक्ट 3 दिन से ही वॉल्यूम भी अच्छे है, साथ ही मोमेंटम भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक एटलीस्ट 535 से 538 तक के लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इनफैक्ट अगर 3 दिन की वॉल्यूम देखते हैं तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ वॉल्यूम्स भी है, तो लेना चाहे तो डेफिनेटली ले सकते हैं। 535 538 तक के टारगेट रहेंगे। 512 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इससे पहले कि हम 4 का चौका लें, आशीष एक व्यू आपसे लेना चाहूँगा ICICI प्रू लाइफ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या एक सेंस बन रही है कि वो जो प्रूडेंशियल वाला एंगल था वो मार्केट अब थोड़ा सा उसको लेकर रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके की तेज़ी आई है स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट के बाद, कुछ तो कह रही है ये। बिल्कुल अनुज, तो देखिए डेफिनेटली मार्केट डेफिनेटली इस न्यूज़ को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है और स्टॉक के अंदर में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक जंप आज हमें देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। बट थोड़ा सा हम अभी भी इंश्योरेंस सेगमेंट में बहुत सेलेक्टिव है, तो डेफिनेटली ICICI प्रू AMC हमें कंपैरेटिवली बेटर लगता है अपने बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में। बट जैसे हम कहते हैं कि कैपिटल मार्केट की जो थीम है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, वहां पर हम ज्यादा पॉजिटिव है पूरे नॉन कोर NBFC सेगमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्पेस के अंदर, तो वहीं पे हम अभी भी ओवरवेट पोजीशंस को रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं, आप 4 का चौका ले लेते हैं। 4 का चौका की शुरुआत आज करेंगे हम मानस जी से, सस्ता ऑप्शन से, फिर सौमिल जी FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अरुण जी हैं हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष जी। तो शुरुआत करते हैं मानस जी, आप बताइए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए DLF के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। DLF में हमने 550 रुपए से 630 तक की रैली देखी थी, कल पॉज देखा, आज रैली रिज्यूम हो गई है। तो DLF के 640 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 12.5 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट। DLF सस्ता ऑप्शन में माइनस की पिक हो गई। सोमिल जी आपका FNO सुपरस्टार? मेरा FNO सुपरस्टार होगा पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज में एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, टेकिंग सपोर्ट एट 200 डेली, 20, 10 डेली। इन सारे ही एवरेजेस ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है और यहाँ से ही सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस बनने शुरू हुए हैं। ग्रेट स्टॉक टू बी इन, बाउंस हुआ है लो से, बहुत शार्प करेक्शंस हमने देखे, वहां से एक टर्न अराउंड हुआ है, रिवर्सल्स कंफर्मेशंस हैं। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 39,200 पर और टारगेट रहेगा 42,000। ओके, चलिए ये हो गई सौमिल जी की ट्रेड। अब अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी आपकी ट्रेड। सर आयशर मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट ओवरऑल निफ्टी ऑटो में स्टॉक का बना है। 7450 7500 के आसपास का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के ऊपर ही स्टॉक चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 7490 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को पोजिशनली बाय करके चल सकते हैं। 7760 तक के टारगेट्स आयशर मोटर में आने वाले 3 से 4 दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। आयशर मोटर्स अरुण जी की पिक हो गई, अच्छा मूव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आशीष जी आपका मिड कैप फंडा? तो शायद हमें क्यूमिंस इंडिया काफी पसंद आ रहा है। पावर जेनसेट्स के अंदर में मार्केट लीडर है और जिस तरह से पूरा डिफेंस, माइनिंग, ऑयल एंड गैस और पर्टिकुलरली अब जिस तरह से डेटा सेंटर्स में एक बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी, उसका क्लियर बेनिफिशियरी क्यूमिंस इंडिया देखने को नजर आ सकता है। स्टॉक के जो फाइनेंशियल्स है वो भी इसी चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। पिछले 3 सालों में आप देखेंगे तो कंपनी की टॉप लाइन 16% केगर से ग्रो की है, बट प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 26% केगर से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन काफी अच्छा देखने को नजर आया। जहां एक समय कंपनी 17-18% की मार्जिन पे ऑपरेट करती थी, अब ये मार्जिन 21% के आसपास आ चुकी है। तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड इस कंपनी के अंदर में बरकरार रहेगा। स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 5500 के जोन पे बनाया है और इसको अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 6500 तक की अपसाइड क्यूमिंस इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। कमेंट्स पसंद आ रहा है मिड कैप फंडा में आशीष जी को। 4 का चौका, हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए। एक बार रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस रिविजिट कर लिए। मानस जी ने सस्ता ऑप्शन में DLF चुना है, 640 का कॉल लेना है आपको, 20 रुपये का टारगेट है, 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। FNO सुपरस्टार सोमिल जी की तरफ से आया, जहाँ पर उनको पसंद आ रहा है पेज इंडस्ट्रीज़, फ्यूचर्स में खरीदारी कराए। 42,000 की टारगेट है, 39,200 का स्टॉप लॉस लगाना है।
इसके बाद चार्ट का चमत्कार आयशर मोटर्स, ये पसंद आ रहा है अरुण जी को। 7,700 के टारगेट, 7,760 के टारगेट है और 4,490 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कमेंट्स में लंबी अवधि के नज़रिए से पसंद आ रहा है आशीष जी को। मिड कैप फंडा में 6,500 के टारगेट है। मीडियम पर्सपेक्टिव से भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर रख सकते हैं फोकस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE के IPO की, और इसका IPO का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। NSE ने सेबी को IPO के लिए शुरुआती दस्तावेज दे दिया है। पूरी तरह ऑफर फॉर सेल में कौन सी कंपनियां हिस्सा बेच रही है और इसकी पूरी डिटेल बताने के लिए आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, लंबे समय से इनफैक्ट 10 साल से मार्केट इसका इंतजार कर रहा था। कल देर शाम, जैसे कि हमने आपको बताया था, DRHP फाइल हो गया है। प्राइमरी डिटेल जैसे कि अभी आपने बताया कि तकरीबन 30 से लेके 33,000 करोड़ ये IPO की साइज़ देखने को मिल सकती है, और इसके हिसाब से जो NSE की वैल्यूएशन है ये ऑलमोस्ट 5 to 5.3 लाख करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, और वैसे भी NSE को कहाँ पैसे की आवश्यकता है, बहुत पैसा है इसके पास। NSE के पास 17,000 करोड़ से ज़्यादा की कैश है। लेकिन खास फोकस इस बात से, और ऐसे स्टॉक्स में भी एक्शन आपको देखने को मिल रहा है जहां पर NSE की शेयर होल्डिंग है। हालांकि ये सभी स्टॉक्स आप देखें तो ये अब लगभग सेल ऑन न्यूज़ हो गए। शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी, लगातार पिछले 3 हफ्ते से तेज़ी आ रही थी, लेकिन आज लगभग सारी स्टॉक्स गिर गए हैं। अब बात करते हैं वो स्टॉक्स की जहाँ पर हिस्सेदारी है, और ये इशू के साइज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब प्री IPO शेयर होल्डिंग ये अपनी जगह पे, लेकिन अब इशू साइज़ का आप फोकस करिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, जिसे आप IFSCI के साथ जोड़कर देख रहे हैं, आज तगड़ा करीब 14% ऑफाइज हो गया है। इसमें हिस्सेदारी है GIC आ रही है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। यहाँ पर भी आप देखें तो इनकी हिस्सेदारी है, तो इनको एक बड़ा बेनिफिट है। ये IPO में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे तो इनके पास अच्छा खासा पैसा आएगा। स्टॉक सभी चल चुके हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वो दिग्गज की जिनके पास काफ़ी बड़ा स्टेक है, और IPO की साइज़ के लिहाज से भी। जैसे मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंबे समय से आप देखें तो NSE की पूरी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में SBI की बड़ी भूमिका यहाँ पर देखने को मिली है। तो 16.62% इशू का कुल हिस्सा है। MS स्ट्रेटेजिक, कनाडा पेंशन फंड जैसे जो विदेशी निवेशक हैं ये भी हैं, और साथ में आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी 7.38% हिस्सेदारी है। तो इन स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मैं आपको सारे स्टॉक्स एक साथ स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि कैसा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। चाहे आप LIC की बात करें या मैथन अलॉयज़ की बात करें। अब मैथन अलॉयज़ का नाम इसमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन अनलिस्टेड स्पेस से इस कंपनी ने लगातार NSE के शेयरों को अक्यूमुलेट किया है। IFSCI ये तो पोस्टर बॉय बन गया था NSE की खबरों का, लेकिन आज सेल ऑन न्यूज़ है, 9% की गिरावट। और बाकी तो इंश्योरेंस स्पेस के सभी स्टॉक चल रहे हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ये भी ऑफ हाइज है, और LIC फिर वहीं करीब 2-2.5% ऊपर। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। NSE सबसे बड़ा IPO और काफ़ी इम्पोर्टेंट, सबको बेसब्री से इंतज़ार था इसका। आशीष जी, ये कल हम BSE देख रहे थे, कल खबर आई और BSE एकदम से लुढ़क गया, लेकिन आज स्ट्रेंथ है। तो ये जो NSE वर्सेस BSE है, अब तो ये गेम आगे भी जारी रहेगी। आप किसके पक्ष में हैं? तो बिल्कुल श्रेया, बहुत टफ क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो आपके पास ऑप्शन नहीं था लिस्टेड मार्केट में, और BSE क्लियरली बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी था पूरे डेरिवेटिव सेगमेंट की ग्रोथ में, प्लस जिस तरह से स्टार MF काफी अच्छा कर रहा था। अब थोड़ा सा जिस तरह का सिनेरियो कल बना, वो ये एक तरीके से जो कहते हैं कि एक बार जब न्यूज आ जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट उस सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग करने की तैयारी करता है, तो वो थोड़ा सा BSE के अंदर में नजर आया। बट लॉन्ग टर्म हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है BSE पर, और हमें लगता है कि जिस तरह से इस एक्सचेंज ने अपनी जो ग्रोथ बनाई है डेरिवेटिव्स मार्केट में, या जो नए IPOs आ रहे हैं, और उसका भी बड़ा एक बेनिफिट BSE को देखने को नजर आया। तो मुझे लगता है कि BSE काफी अच्छा करेगा। मैं समझता हूं कि NSE डेफिनेटली एक अच्छे वैल्यूएशन पे आएगा, और सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NSE के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहेंगे, तो शायद उसके चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आए। बट ओवरऑल हमारा नजरिया अभी भी BSE पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे काफी पॉजिटिव बना रहेगा। बट इस समय अगर से आप ट्रेडिंग व्यू से इसको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच की अप्रोच इस समय रखी जा सकती है। ओके, थोड़ी सी वेट एंड वॉच की अप्रोच रखेंगे अभी के लिए, और एक बार लिस्ट हो जाए NSE फिर देखेंगे कहाँ पर लिस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा। लेकिन फॉर नाउ थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच, थोड़ी सी अभी तक लिए पॉजिटिव अप्रोच रहेगी यहाँ पर। मीनवाइल एक बार आप बैंक निफ्टी रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ अपने हाई से। 57,865 पर है, हाई 57,954 का था। लेकिन निफ्टी
24,100 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। आज टिपिकल एक्सपायरी डे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, एकदम फ्लैट है बेंचमार्क इंडेक्स। इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन का दिन नहीं हो सकता किसी भी ऑप्शन राइटर के लिए, क्योंकि अगर आप चाहे कॉल्स देखें या पुट्स देखें 90 to 99% प्रीमियम इरोजन है अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि एकदम फ्लैट रहा है इंडेक्स। तो और मोस्ट ऑफ द ट्यूसडे और थर्सडे को यही होता है। ज़्यादातर ट्यूसडे और थर्सडे आपको यही मिलेंगे जिसमें ऑप्शन प्राइसेस 90, 95, 99% कोलैप्स हो जाएंगे और ऑलमोस्ट कई केसेस में ज़ीरो हो जाएंगे। और यही ऑप्शन है जो रिटेल सबसे ज़्यादा चेज़ करता है। तो इसके लिए जैसे आज अगर आप एक अप ट्रेंड में भी रहे हैं, फिर भी इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेंसेक्स शायद आपने कॉल ऑप्शन में पैसा नहीं बनाया होगा अगर आपने आज का कॉल ऑप्शन लेकर रखा होगा, तो वो थोड़ा सा एक इशू हो जाता है यहाँ पर। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद गुरमीत चड्ढा भी जुड़ेंगे हमारे साथ और मार्केट की क्लोजिंग की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मीनवाइल एक बार जरा कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं। वो वेल्सपन लिविंग लेकर आइए। वेल्सपन लिविंग अब 10% ऊपर है और ज़बरदस्त मूव यहाँ पर। इनफैक्ट पूरा का पूरा टेक्सटाइल स्पेस बस कर रहा है, लेकिन वेल्सपन अब करीब 10.5% के करीब ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक और स्टॉक जहाँ पर इस महीने काफ़ी शानदार रिवर्सल रहा है वो है HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इनफैक्ट इस हफ्ते 17% ऊपर है ये स्टॉक और अपने रिसेंट लो से ऑलमोस्ट डबल हुआ है। ये तो खैर आज का मूव है। एक बार जरा इसका थोड़ा लंबा चार्ट रखेंगे प्लीज़, और एक हफ्ते का चार्ट रख दीजिए ज़रा एक बार इसका। ये देखिए 27% करीब एक महीने का मूव। चलिए, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी स्टॉक्स में कमबैक हो रहा है, ज़बरदस्त कमबैक है। आज थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मार्केट पर भी आऊँगा आपसे व्यू लेने के लिए, लेकिन मेरे ध्यान में सबसे पहला स्टॉक जो आया वो आपके ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स में से एक पॉलीकैब। ये पूरी की पूरी स्पेस पॉलीकैब, KEI, इसमें काफ़ी शानदार मूव्स हैं पिछले कुछ दिनों में। कैसे देख रहे हैं आप इस रिसेंट रैली को? तो अनुज, हमने पहले भी चर्चा की थी, मतलब फॉर्चुनेटली IPO लेवल से है ये स्टॉक, तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। और केबल एंड वायर स्पेस में जो भी जितनी भी पावर इक्विपमेंट स्पेस है, केबल एंड वायर है, कंडक्टर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, HVDC है, हमने देखा सब में तेजी है। ये इनका एक अलग बुल मार्केट है, चाहे वो जी वर्नोवा हो, जो ट्रांसमिशन प्लेज हैं, हिटाची हो HVDC में, पॉलीकैब लगभग अब 5 डिजिट पहुंच गया है इन केबल्स एंड वायर्स में, कंडक्टर्स में है, अपार इंडस्ट्रीज है, सब जगह बहुत बहुत अच्छा मूव आया है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गया है, तो शायद नियर टर्म में कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बट 3-5 साल की स्टोरी बहुत स्ट्रक्चरल है। जैसे फॉर एग्जांपल HVDC है, ये 12,000 करोड़ का अभी जो है बिजनेस हो रहा है। इवेंचुअल अपॉर्चुनिटी लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। तो ट्रांसमिशन कैपेक्स 8-9 लाख करोड़ का है 2030-31 तक, और अभी भी काफी एक्शन है। हालांकि बेस्ट ऑफ द रिटर्न्स मेरे हिसाब से नियर टर्म में शायद मार्केट अनुज कैप्चर कर चुका है। ओके, गुड आफ्टरनून गुरमीत जी। तो ये आपकी बात हो गई केबल एंड वायर स्पेस पर, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं और जिस तरीके से इस हफ्ते का मूव देखा हमने, बैंक निफ्टी, हालांकि निफ्टी आज थोड़ा फ्लैट है लेकिन अच्छी तेज़ी हमने देखी इस पूरे वीक। क्या आप मान के चल रहे हैं जिस तरीके से डील साइन हो चुका है, UKFT का भी ट्रेड एग्रीमेंट और ये पूरा सिनेरियो क्रूड का नीचे आना, क्या अब एक नेक्स्ट रैली हम एक्सपेक्ट करें मार्केट में? आई थिंक ड्यू है श्रेया, और फिंगर्स क्रॉस्ड होनी चाहिए। देखिए, जो हमारी एक कंट्री की बैलेंस शीट है, उसमें थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ गया था। पहले क्रूड गया, पिछले साल हमारे पर टैरिफ का इम्पैक्ट आया, और फिर करेंसी में इम्पैक्ट आया। कैट डेफिसिट लोगों को लग रहा था शायद 2% हो जाएगा। तो एक जो कंट्री की बैलेंस शीट है वो रिपेयर हो रही है, क्रूड वापस $80 के नीचे है। हमने देखा जो FCNR स्कीम है और ECB बोरिंग में जो RBI ने और गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए, $50-60 बिलियन मुझे लगता आएगा। HDFC ने ECB रूट के थ्रू 750 मिलियन रेज किया है। SBI ने आज अभी 60,000 करोड़ का डेट रेज अप्रूव किया है। तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और ये FCNR जो डिपॉजिट्स हैं और जो ये बोरिंग्स हैं फॉरेक्स में, इसको आपको CRR में और SLR में नहीं लेना है। इसका मतलब आपको प्रोविजनिंग कम करनी है। तो एक तरफ कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएगा,
100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, और दूसरी तरफ आपको प्रोविजन नहीं करनी है तो निम पे 5 से 10 पैसे का इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि हमने देखा निम्स प्रेशर में रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के। तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स लोअर होने की वजह से इंप्रूव होगी सेक्टर की, और मुझे लगता है इसमें अभी और लेग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पेशली जो लार्ज कैप बैंक्स हैं वहाँ पे मूवमेंट हार्डली कुछ आई है, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, SBI में भी काफ़ी करेक्शन आया था अर्निंग्स के बाद। उसके अलावा डिफेंस बहुत में ऑर्डर्स अपटेक अच्छी हो रही है। पावर इक्विपमेंट की मैंने अनुज से चर्चा की। जितने भी ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, पेंट इंडस्ट्री है, केमिकल के इतने सारे डेरिवेटिव्स हैं, मुझे लगता है वहाँ पे एक बहुत राहत मिलेगी। और गवर्नमेंट की जो एक कंसर्न था कि स्पेंड नहीं कर पाएगी इतना फिस्कल प्रेशर में, आई थिंक वो धीरे धीरे जो है ईज आउट हो रहा है। और सोने पे सुहागा जो युआन अप्रिशिएट हुआ है रुपये के अगेंस्ट 20-22%, उससे हमारे यहाँ जो केमिकल्स और APIs वाले जो चाइना से इम्पैक्टेड हैं वहाँ पे भी बड़ी राहत मिली है। तो ये 3-4 तरफ राहत आई है और बहुत जल्दी मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट में भी रिफ्लेक्ट करेगी। ओके। गुरमीत जी, ये तेल सेंसिटिव स्टॉक्स में काफ़ी शानदार रिवर्सल है। एशियन पेंट्स, आपका फेवरेट स्टॉक इंडिगो, पिडिलाइट, इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन स्टॉक्स में अगर आपको चुनने हो कोई 2-3 स्टॉक्स तो कौन से होंगे? तो अनुज, हमारे पास पिडिलाइट में एक्सपोजर है, कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में पेंट्स में कम एक्सपोजर है, ज़्यादा नहीं है। बट हम ऑटो को ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा देखिए, एक मूवमेंट आ रही है ईवी में। ईवी अडॉप्शन हमने 2030 तक 8% बोला था। पिछले महीने अगर आप पैसेंजर कार सेल देखें, टू व्हीलर में तो बढ़ ही गया है, 11% ईवी का मिक्स बढ़ गया है। तो हम M&M ऐड कर रहे हैं और गिरावट में 4000 के लेवल से लगभग 3000 के नीचे भी आ गया था बीच में। ऑटो कंपोनेंट्स में संधार टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा मूव आया, बहुत शानदार अर्निंग्स थी उसमें। वायरिंग हार्नेस एक स्पेस है जो हमें अच्छी लग रही है। अगर आप एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी देखेंगे तो 15-18 हज़ार रुपए का वायरिंग हार्नेस लगता है, लेट्स से MG हेक्टर का, अगर आप पेट्रोल मॉडल लें। लेकिन यही अगर आप EV मॉडल लेंगे सेम प्लेटफॉर्म पे तो उसमें 40-42 हज़ार का वायरिंग हार्नेस लगता है। तो क्योंकि वायरिंग हार्नेस EV में ज़्यादा लगता है, तो हम एंसिलरी प्लेस भी देख रहे हैं कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकता है। सोना BLW अच्छा लग रहा है, काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, तो ऑटो एंसिलरीज में हम देख रहे हैं। और ट्रैवल में हम हमारे पास इंडिगो है, एक्सपोजर है, हम और भी प्लेस देख रहे हैं कहाँ कहाँ इसका जो है इम्पैक्ट आएगा। मीनवाइल मार्केट में एकदम से एक, पता नहीं शायद 3 PM मूव है या जो मर्जी कहें इसे, एकदम से एक जंप आया है और एक्चुअली अच्छा खासा जंप है। और अब हम डे हाई पर आ गए हैं 24,150 पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा वापस डे हाई पर। सेंसेक्स 77,328 पर। ये शायद तुम बात करते हैं कि अब ये मूव कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी होंगे ट्रेड में तभी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अगर आप थे जैसे ट्रेड में लॉन्ग पोजीशन में तो एकदम से मूव आया और आप देखिए निफ्टी डे हाई पर 24,154 पर। इनफैक्ट शानदार मूव आ रहे हैं अब इस समय पर। गुरमीत जी, एक स्पेस जहां थोड़ी सी दिक्कत रही है वो है IT, लार्ज कैप IT। आज एक्सेंचर के भी नंबर्स आएंगे शाम को, थोड़ा मार्केट उससे पहले नर्वस है। इस स्पेस पर क्या व्यू होगा आपका? अनुज, हमने थोड़ा कॉन्ट्रा पोजीशन लिया है IT में। हमें लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और थोड़ा बहुत AI ट्रेड भी सॉफ्टन हो रहा है। अगर आप देखिए काफ़ी रिडेम्पशंस भी हुए हैं कोरिया से और ताइवान से। US में भी अगर आप देखें डाउ इंडस्ट्रियल्स ज़्यादा अच्छा कर रहा है नैस्डैक से, तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा मुझे लगता है जो HCL का इन्वेस्टमेंट हुआ सर्वम में, मुझे लगता है हमें इसको थोड़ा अपलॉड करना चाहिए, क्योंकि फाइनली हमारा एक कंसर्न रहा था इंडियन IT कंपनीज में कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत वेलकम मूव है। उन्होंने राउंड लीड किया है, 1500 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया। मुझे लगता है आपको और ऐसी न्यूज़ देखने को मिलेगी। जो भी LLM है, लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वहाँ पे आपको इंडियन IT कंपनीज में आपको पार्टिसिपेशन दिखाई देगा। और हमने HCL और KPIT ऐड किया है, बट हम और मौके देख रहे हैं कि कहाँ हम थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अभी पोर्टफोलियो का सिर्फ 3.5-4% ही है वेटेज IT में, बट हम देख रहे हैं कि मतलब अंडर वेटेड कैसे हम ऊपर आ सकते हैं। मिड कैप में हमें कोफोर्ज, परसिस्टेंट अच्छा लग रहा है। ऐड नहीं किया है कोफोर्ज, थोड़ा सा हमने ऐड किया है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में। तो हम मिड कैप IT पे भी निगाह बनाए हुए हैं कि कौन कौन इसमें बेनिफिशरीज हो सकते हैं। तो एक टैक्टिकल प्ले यहाँ पे आएगा, कब आएगा कहना मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्यू है। ये IT को लेकर व्यू हो गया आपका। मार्केट इज हाई, ब्रेंट में अच्छी गिरावट आई है, $78 के नीचे अब हम कामकाज कर रहे हैं ब्रेंट में, ये पॉजिटिव चीज़।
अच्छा, कल बड़ा इवेंट है गुरमीत जी, रिलायंस एजीएम, और रिलायंस को लेकर आप काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहे हैं। इस एजीएम से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं क्या आपके? जी, सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन जियो का आईपीओ है, इसलिए हाँ। बहुत डिले हो गई। और मुझे लगता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट रिलायंस को चाहिए। 2-3 साल का कंसोलिडेशन हुआ है और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए हैं। और थोड़ा सा एनर्जी बिजनेस को लेके भी अपडेट चाहिए, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा प्ले है जिसने एनर्जी स्पेस में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो पार्टिसिपेशन हमें बाकी एनर्जी स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो ये दोनों में निगाह रहेगी। जियो का वैल्यूएशन मार्केट 14-15 लाख करोड़ कह रहा है। हमने भारती में पोजीशन बढ़ाई है, क्योंकि भारती 11 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स लगभग सेम है, इनफैक्ट कुछ पैरामीटर्स पे भारती बेटर है। प्लस भारती ने एयरटेल अफ्रीका का आईपीओ है, उन्होंने प्रमोटर एंटिटी ने वापस इंटरेस्ट दिखाया है कि वो अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं। और काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है भारती में इस करेक्शन में, ज्यादातर एफआई सेलिंग की वजह से हुआ है, नहीं तो ऑपरेटिंग नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और आरपू इंडस्ट्री लीडिंग है। अभी उन्होंने एक एयरटेल प्रायोरिटी सर्विस लॉन्च करी है 5G में, जिससे और प्रीमियमाइजेशन बढ़ेगा। तो एंटरप्राइज बिजनेस, एयरटेल मोबिलिटी बिजनेस, सब कुछ अच्छा लग रहा है। डेटा सेंटर में निवेश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, केपेक्स कम हो गया है। आपका फ्री कैश फ्लो जनरेशन 60-70 हज़ार करोड़ है, कैपेक्स इंटेंसिटी 12-14 हज़ार करोड़ है, मतलब 40-45 हज़ार करोड़ का फ्री कैश फ्लो कम रहेगा, जिससे आप डीलेवरेज भी कर सकते हैं और पिवट भी कर सकते हैं। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ, नियर टर्म भी और मीडियम टर्म भी। ओके, मीनवाइल आज आ रहा है प्रॉपर 3 PM मूव मार्केट में। निफ्टी देखिए अब 24,172 पर, और अब 87 पॉइंट ऊपर हैं हम निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अब जा रहा है उस 58,000 के मूव की तरफ, 57,982। थोड़ी खुशी मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि ये कि जो हमारी अप्रोच रही है ना, ये ऐसी अप्रोच ना इस टाइम पे काम आती है कि कुछ मत करें, बस बने रहें, और अपने आप मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको, जैसे कहते हैं ना, टेक केयर कर लेगा। अब आपने मंडे का हाईएस्ट पॉइंट पे भी लिया था, तो भी आप कहीं ज़्यादा प्रॉफिट पे बैठे होंगे। अच्छा गुरमीत, एक और स्पेस जहाँ पर आज काफ़ी मूव्स आए हैं 2 दिनों से, NSE का IPO। अब एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ये मार्केट के लिए। इनफैक्ट एक रिस्क ये भी है कि NSE और जियो दोनों IPO कहीं साथ में ना आ जाए। खैर ऑब्वियसली थोड़ा गैप रहेगा, लेकिन NSE के IPO और कैपिटल मार्केट थीम आप कैसे अप्रोच करेंगे अब इसे? तो अनुज, रिकवरी ड्यू है, ये हाई बीटा प्ले। अगर बाजार रिकवर करेगा तो आपको कैपिटल मार्केट प्ले में ज्यादा तेजी मिलेगी। जब CDSL में मूव देखिए, जैसे IPO आएगा डीमैट अकाउंट बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो AMC बिजनेस है वो अच्छा कर रहे थे, क्योंकि वो एन्युटी बिजनेस है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन बिजनेस है, ब्रोकिंग है, जैसे रिपोजिटरी है या ब्रोकर्स हैं, इनमें थोड़ा सा प्रेशर था। अब जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव होगा, अच्छे IPOs आएंगे, नए डीमैट एडिशंस बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ता है, तो अच्छा। तो हमारे पास CDSL है ही है। हमने ग्रो में वेटेज बढ़ाया जब मार्केट में करेक्शन आया 180-185 के लेवल्स पे। वेल्थ मैनेजमेंट में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, AMC बिजनेस भी अच्छा कर रहा है उनका, और भी पिवट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा न्यू एज बिजनेस लगता है हमें ये। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको कैम्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका आपको गेन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं जैसे मार्केट ठीक होता है। प्लस हमने एक AMC में और वेटेज बढ़ाया है, जो कि बिरला AMC है। अगर बिरला आप देखेंगे तो 7-8%, 9% एसेट्स पे वैल्यूड है। निपॉन 11-12% पे है, और जो अच्छी HDFC है वो 13-14% एसेट्स में है। तो एक थोड़ा सा डिस्काउंट है बिरला का। और बिरला के फंड्स में बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है। सारे फंड्स क्वार्टाइल 1 में है, और इक्विटी मिक्स इंप्रूव हुआ है। पहले बिरला का डेट मिक्स ज्यादा था इक्विटी से, पिछले 1-1.5 साल में मल्टी एसेट में और इक्विटी में काफी इन्फ्लोज आए हैं। तो मुझे लगता है कि री रेटिंग कैंडिडेट ऑलरेडी अच्छा किया है, तो ये भी हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। ग्रो और आदित्य बिरला AMC हमने फ्रेश ऐड किए हैं गिरावट में। CDSL कैंप हमारे पास ऑलरेडी है पोर्टफोलियो। ओके, ये तो कैपिटल मार्केट स्पेस की चर्चा हो गई। गुरमीत जी, एक और स्पेस जो आज शानदार मूव के साथ कामकाज कर रहा है, दैट इज EMS स्पेस। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर देख लीजिए, डिक्सन कल हमने देखा JV के, वीवो के साथ JV की खबरों के बीच में उछल गया था। हालांकि फिर कंपनी की सफाई आई कि अभी तक कोई मंजूरी को लेकर खबर नहीं है। लेकिन EMS स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप, और यहाँ पर कोई पसंदीदा स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? डिक्सन हमारे पास पुराना एक्सपोजर है, हमने फ्रेश एडिशन नहीं किया है। गिरावट थोड़ी हुई थी तो थोड़ा सा ऐड किया था। एम्बर को हम रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो पिवट कर रहा है और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहता है।
और उसके अलावा हम और भी सिरमा को एवेलुएट कर रहे हैं, बट पोर्टफोलियो में ईएमएस स्पेस में अभी सिर्फ डिक्सन है, बट हम एवेलुएट कर रहे हैं और इसमें और अपॉर्चुनिटीज बनेगी और पीएलआई अनाउंस होगी। अश्विनी वैष्णव जी ने अभी बोला है कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा अगले 4-5 साल में। तो एक जो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, वहाँ पे बहुत अच्छे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और यहाँ भी और अच्छे प्लेस आएंगे। तो हम और समय में कुछ नए नाम इसमें जरूर ऐड करेंगे, मतलब टाइम भी हमारे पास अभी सिर्फ डिक्सन। ओके डिक्सन इस ईएमएस स्पेस से आपके पास अभी ऑलरेडी है। गुरमीत जी बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सारी स्पेसेस पर अपनी राय रखने के लिए, मार्केट आउटलुक बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैव अ गुड इवनिंग। आगे बढ़ रहे हैं और लेकर आइए तस्वीर निफ्टी और बैंक निफ्टी की शानदार। यहाँ पर तेजी 3 PM मूव हमें देखने को मिल रहा है। डेज हाई पर हैं हम, 90 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी निफ्टी में, 407 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। जो पहला रेजिस्टेंस था सर 24,150 का, वो हम पार करते हुए अब निफ्टी पर, और 58,000 का स्तर भी छू लिया बैंक निफ्टी पर। अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? कल फ्राइडे लास्ट सेशन है, कैरी करें सर? ये मेरी स्माइल आपको बहुत कुछ बता रही है ना श्रेया। और मतलब मैं सच बताऊं तो 52,800, 53,000, 53,500 से जो मर्जी जिसकी श्रद्धा रही हो, वहाँ से हमारे व्यूअर बैंक निफ्टी में लॉन्ग है और सिर्फ लॉन्ग का व्यू रखा गया बैंक निफ्टी पर। पिछले मंडे को कंफर्मेशन मिल गई। पिछले 3 दिनों से एक ही व्यू रहा, अपनी कॉल्स को कैरी करिए, सोचिए मत कुछ और करने का, और हर जितनी बार डिप पे आए, जितनी बार सपोर्ट लेवल पर आए, उतनी बार आप अपनी पोजीशन को ऐड करिए। और देखिए यही तरीका होता है मार्केट में काम करने का। जब भी आप अप ट्रेंड में हो ना, अप ट्रेंड में, कॉन्ट्रा ट्रेंड में जब भी मूव आए मार्केट, जैसे आप डाउन ट्रेंड में हो तो जैसे ही कोई रैली आए जो रेजिस्टेंस पर आए उस पर सेल करें। ऐसे ही अब हम एक अप ट्रेंड में हैं। अप ट्रेंड में आप जितनी बार वो सपोर्ट लाइन पर आएंगे उतनी बार आप बाय करिए। हमने आपको एक ट्रायंगल का पैटर्न, एक चैनल का पैटर्न दिखाया था, निफ्टी अब उसको ब्रेक कर चुका है। इंडिया विक्स देखिए आप, इंडिया विक्स कैसे लगातार, इंडिया विक्स सबसे पहले आपको तेजी का साइन दे रहा था लगातार पिछले कुछ दिनों से, और अब इंडिया विक्स 12.5, अब ये हमारे कंफर्ट जोन में आ चुका है। अब मार्केट में, और बेस इफेक्ट मार्केट का आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ऑलरेडी इतना चल चुका है। अरे कितना चल चुका है मार्केट, क्या चला है मार्केट मुझे बताइए। अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ है। लार्ज कैप में तो अभी चलना शुरू किया है। मिड कैप स्मॉल कैप में मानता हूँ कि चलिए पहले चल चुके थे। अब आपका काम क्या है, एक ट्रेडर का धर्म क्या है, अपने पोजीशन को मैनेज करना और ट्रेंड के साथ बने रहना। बने रहिए ट्रेंड के साथ, स्टॉप लॉस ट्रेल करना। आज भी आप देखें निफ्टी में और 100 पॉइंट ऐड हो गए आपके, और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट ऐड हो गए। 58,000 हिट कर दिया बैंक निफ्टी ने। 58,000 का हमारा पहला टारगेट था, अब बड़े टारगेट 59,000 के मैं कह रहा हूँ, इवन 60,000 भी पॉसिबल है इस एक्सपायरी में। अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, देखिए निफ्टी पर 24,050 हो जाएगा, बैंक निफ्टी पर अब 57,500 हो जाएगा, और अगर कल एक और कंफर्मेशन मिल जाए तो इसको थोड़ा और ऊपर लेकर आ जाएंगे अभी के लिए। लेकिन 24,050 और बैंक निफ्टी पर करीब 57,500, और स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी आपके पास काफ़ी शानदार मौके हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ना बहुत लोग इस रैली को मिस कर गए हैं, और ख़ास तौर से मैं सच बताऊँ ना, पिछले हफ्ते जब वो लीवरेज डीलेवरेज वो सब चल रहा था ना कि इतना मार्केट डाउन होगा, ये होगा, वो होगा, मैं उस दिन से मुझे बहुत लोगों ने उस रैली को मिस किया है। वो सबको डर लग रहा था कि एक बार की तो ग्लोबल मार्केट कोलैप्स करने वाले हैं। हर कोई वेट कर रहा है मार्केट के कोलैप्स करने का। मार्केट ने कोलैप्स करना होता अब तक कर चुका होता है मार्केट। और अब तो मार्केट जब 110, 115, 120 के क्रूड पर हम नहीं गिरे और डटे टिके रहे, वहाँ इंडिकेशन मिल गया था। अब तो जिसे कहते हैं ना, अब तो जिन लोगों ने उस समय हिम्मत करके लिया है, अब तो उनके पास मौका है, अब बने रहें। अब आपका काम पता कौन लोग कर देंगे, जो फोमो में, जिनके पास पोजीशन है उनका काम अब फोमो वाले लोग कर रहे हैं। यार मिस हो गया, बिल्कुल मिस हो गया, तो अब आप हायर लेवल पे लीजिए। अच्छा, मार्केट आपको वो चैरिटी नहीं देगा। अब आपको वो 22,800, 23,000 वो निफ्टी पर, और वो 52,800, 53,000 बैंक निफ्टी पर, अब वो लेवल नहीं मिलेंगे आपको। अब अगर आपको लेना है तो छोटी मोटी डिप पे लेना पड़ेगा। आज भी मार्केट ने आपको एक डिप दी है। अच्छा, आज जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारा बाय जोन क्या था, 24,000 से 24,050। क्या नहीं आया, वो आया स्क्रीन पर 24,037 का हाई है, मतलब लो आया। जो जिनके पास नहीं है उनके लिए, जिनके पास है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी वो, लेकिन जिनके पास नहीं था उनके लिए भी आज एक अपॉर्चुनिटी थी। 24,000 से 24,035 उसकी कोई डिप आए तो बाय करेगा। बैंक निफ्टी का भी इंटरडे देखिए आप, एग्जैक्ट जोन में नहीं आया, लेकिन हमारी 57,400 तक की डिप की बाय की बात थी कि 57,400 तक की भी कोई डिप मिले। ठीक है, उतनी डिप नहीं आई, लेकिन एक डिप तो आई, तो उसमें अगर आपने बाय किया तो पैसा बना। और
पोजिशनली अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है, ये अच्छी बात है। और मुझे पता है खुशी किस चीज़ की, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जो हमारे व्यूअर्स जो हमारे कहने पर एक्ट करते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करते हैं और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे शोल्डर्स पर, उनका पैसा बना होगा। बाकी देखिए जिसने नहीं बनाना मार्केट में पैसा, उसने तो उसके लिए भी कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेना है, वो उनको मुबारक हो, है ना। लेकिन जिन्होंने सच में पैसा बनाया है उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए। सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन फोकस में आते हुए नजर आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। हो सकता है पॉजिटिव ब्रोकरेज व्यू भी यहाँ पर आते हुए नजर आए। उसके पहले यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की तरफ से। दूसरा स्टॉक है अदानी पावर। वेदांता की जो कंपनीज डीमर्ज और की लिस्ट हुई थी, अब वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगी, तो वो वेटेज का जो एडजस्टमेंट होगा, इसीलिए अदानी पावर का हो सकता है वेटेज जो है वो बढ़ता हुआ दिखे सेक्टोरल इंडिसेस में और इंडेक्स फंड्स में, इसीलिए पैसिव फंड्स की तरफ से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। और तीसरा स्टॉक है पेटीएम। दिन के दौरान ऑलमोस्ट 5% लुढ़कता हुआ नजर आया था। मार्केट बस यही है कि हो सकता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 3300 करोड़ की जो है बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। डीलर्स का मानना है कि ब्लॉक डील से पहले यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। फोकस में इंटरग्लोब एविएशन, अदानी पावर और पेटीएम है आज। पेटीएम, इंटरग्लोब एविएशन, अदानी पावर फोकस में फिलहाल डीलर्स के डेस्क पे, जहां इंटरग्लोब एविएशन, अदानी पावर पर डीलर्स पॉजिटिव, वहीं पेटीएम पर सेल की रिकमेंडेशंस डीलर्स की तरफ से आते हुई। चलिए अब एसटीबीटी या बीटीएसटी की ट्रेड शुरू करते हैं और पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। रुचित जी, शुरुआत आपसे बताइए, फ्राइडे के सेशन के लिए क्या चुनेंगे? बीटीएसटी के लिए अडानी एंटरप्राइज एक बहुत अच्छा कैंडिडेट लग रहा है कि लास्ट 10 से 12 दिनों के साइडवेज ट्रेंड के बाद में आज अप ट्रेंड का रिजम्पशन अभी कर रहा है। सो पूरे ही ग्रुप के स्टॉक्स में भी अभी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। सो अडानी एंटरप्राइज करंट लेवल से 2990 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी 3060 3065 के टारगेट्स के लिए। अडानी एंटरप्राइजेस ये होगी रुचित जी की पिक। गावा सर, आपका ट्रेड कल के लिए? मेरा ध्यान है एबीवी पर। एबी पे ट्रेड कर रहा है 7235 पर। सेटअप के हिसाब से ब्रेकआउट मिला है, अपमूव कंटिन्यू कर रहा है। टॉप रखेंगे 7200 का 35 रुपए, 35 रुपीस। टारगेट होगा 7300। गुड ट्रेड एबीबी। ओके, एबीबी हो गई गाबा सर की पिक। अमित जी, फ्राइडे के लिए कौन सा काउंटर? शेयर जी प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्टॉक ने 200 EMA 2 दिन पहले क्रॉस किया था, स्विंग हाई का रेजिस्टेंस भी क्रॉस किया है और बड़े अच्छे से सस्टेन कर रहा है। 2-3 दिनों के डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो 1515 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1560 के। ओके, अरुण जी, आपका ट्रेड कल के लिए? जी अनुसार बजाज फिनसर्व में बीटीएसटी करने की सलाह है। बजाज फिनसर्व में आज एक कंसोलिडेशन के बाद वापस अपमूव शुरू हो रहा है, 1772 के आसपास है। स्टॉप लॉस छोटा लगा है, 1762 का स्टॉप लॉस लगा के बजाज फिनसर्व को बाय करें। 1798 तक के टारगेट है। ओके, बजाज फिनसर्व। सोमुल जी, आपकी ट्रेड? मेरी ट्रेड होगी अदानी पावर पर। अदानी पावर में एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 224 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 250। मानस जी, बताइए आपकी ट्रेड? देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक वापस अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। एक बेस बनाया है 4090 के आसपास, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1600 रुपए के टारगेट से। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में पैनल ने 3 अदानी ग्रुप के स्टॉक्स चुने हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर अच्छे मूव्स अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आते हुए। अब ब्रेथ समझ लेते हैं सर से, आज अच्छी रही होगी ऑब्वियसली सर ब्रेथ। देखिए लास्ट का जो मूव आया ना वो लार्ज कैप स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी ब्रेथ तो स्ट्रॉन्ग ही है और करीब 92 लॉन्ग है, 47 में शॉर्ट कवरिंग है, 53 स्टॉक्स जहाँ पर शॉर्ट बने और 23 है जहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। इसमें सबसे पहले आप लेकर आइए लॉन्ग वाले स्टॉक्स। उसमें सबसे ऊपर मैक्स हेल्थ केयर, आज का टॉप गेनर 6%। इसके अलावा FSN ई कॉमर्स यानी कि नायका, अदानी पावर, यहाँ पर भी अच्छे लॉन्ग्स बने, ICICI प्रू लाइफ और रेडिको खैतान एक और स्टॉक है जहाँ पर आज आप क्लियर कट मूव्स देख रहे हैं लॉन्ग साइड के। शॉर्ट कवरिंग में CDSL सबसे ऊपर है। इसके अलावा BHEL, केन्स टेक, आप केन्स देखना होगा आज बैन से बाहर आता है, यानी इसकी वजह से DLF
यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रही होगी, और कैम्स में भी आज शॉर्ट कवरिंग है। अब आते हैं हम शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक में। सबसे ऊपर उसमें इन्फोसिस है, ऑब्वियसली पेटीएम, L&T फाइनेंस, कोचिन शिपयार्ड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में NBCC सबसे ऊपर है। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस है, आज वरुण बेवरेजेस थोड़ा सा उल्टा पड़ा। आइनॉक्स विंड है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है और स्विगी है। ये कुल मिलाकर कुछ स्टॉक्स हैं। निफ्टी रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर। शानदार मूव आखिरी के आधे घंटे में और एक अप ट्रेंड। देखिए जब डाउन ट्रेंड होता था ना तो मार्केट ऐसे ही करता था, पूरा दिन कुछ नहीं करके लास्ट में एकदम से ज़बरदस्त मूव आता था, हम डे लोवर बन जाते थे। कोई भी रैली होती थी वो टिकती नहीं थी। अब क्या है ना, ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है? आप एक कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं कि अगले दिन गैप अप होगा, नहीं भी होगा तो आपके पास एक मौका होगा एवरेजिंग करने का। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये अनरिटन लॉ है मार्केट में। और अगर आप देखेंगे ना, आप ट्रेडर्स जैसे कहते हैं ना, आर बैक फुल टाइम। एक छोटे स्टॉक्स में आप देखें किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। कोई न्यूज़ आती है, रिएक्शन देखिए आउटसाइज होता है। आज जैसे नायका है, आउटसाइज रिएक्शन है मार्केट में और ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं मार्केट में। अदानी ग्रुप स्टॉक्स देखिए, जब मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव होता है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है अदानी ग्रुप स्टॉक्स। जिस तरीके से अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस देखिए। अच्छा श्रेया, इसका अब अदानी एंटरप्राइजेस का मैं आपको 1 महीने का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब जब वो DOJ वाली न्यूज़ आई थी उसके बाद बहुत लोगों ने सोचा होगा कि यार अब ऑलरेडी भाग गया, क्या करूं क्या नहीं करूं, बीच बीच में डिक्लाइन भी आएंगी। लेकिन अगर आप उसमें बने रहे पोजीशन में, जो हमारा व्यू था कि बने रहिए, तो बड़ा पैसा बना है इस मार्केट में। मैं फिर कह रहा हूं, एक बात आपको बार बार कह रहा हूं और दोबारा कहूँगा, और अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है इस मार्केट में, आपको होल्ड करना होगा। और आपको उन दिनों होल्ड करना होगा जिस दिन आपको थोड़ा टफ लगेगा होल्ड करना। जैसे आज कुछ लोगों को टेम्पटेशन हुई होगी ड्यूरिंग द डे कि यार थोड़ा सा 24,050 टूट रहा है, मैं बुक कर लूँ क्या, वो होती है टेम्पटेशन ना, लेकिन उस टेम्पटेशन से आपको थोड़ा सा बचना है। मीनवाइल 1-2 स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक बार मैक्स फाइनेंशियल लेकर आइए। मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट इंट्राडे में करीब 3.5% के गेंस के साथ मैक्स फाइनेंशियल बंद हो रहा है यहाँ पर। ये अमित जी एक बार मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट देखिए, MFSL, और कोई व्यू स्टॉक पर। जी काफी स्ट्रॉन्ग मूव है अनुज जी। अपने मूविंग एवरेजेस से स्टॉक बाहर आ रहा है और अच्छी बात ये है कि डेज हाई और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज कर रहा है। तो किसी की पोजीशन है तो 1680 तक स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। यहाँ पे प्रोबेबली 1730 तक के मूव्स अनफोल्ड होंगे। मैक्स फाइनेंशियल डेज हाई पर शानदार मूव्स यहाँ पर आते हुए, और कौन कौन से काउंटर्स डेज हाई पर क्लोज हो रहे हैं? टाटा स्टील, JSW स्टील, उस खबर के बाद यहाँ पर एक अच्छा मूव। और हालांकि आज सुबह से चल रहे थे ये सारे काउंटर्स, एक डिप आया देखिए, उसके बाद से फिर से यहाँ पे खरीदारी होती हुई अच्छे मूव्स। एक बार ऑटो पैक से रखिएगा, बजाज ऑटो, इसने भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है, ऑलमोस्ट डीज हाई के आसपास से बजाज ऑटो, हाँ इन ग्रीन आता हुआ ये, यहाँ पर भी ठीक ठाक मूव्स आते हुए। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। अल्ट्राटेक सीमेंट देख पा रही थी मैं, ये भी ऑलमोस्ट अगर आप बात करें तो डेज हाई के आसपास आता हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। और क्या चल रहा है? HUL, यहाँ पर मैरिको में तो स्ट्रेंथ थी सुबह, और HUL अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अच्छा मूव लास्ट में आता हुआ लगभग 1% ऊपर। पावर ग्रिड भी रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, ये भी देख लेते हैं 1% ऊपर है आज के सेशन में पावर ग्रिड, और यहाँ पर लगभग डेज हाई नहीं लेकिन उसी के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक डिप आई और डिप में यहाँ पे भी खरीदारी। लेकिन बजाज ऑटो पर मेरा प्रश्न है अरुण जी आपसे, क्योंकि आयशर मोटर्स आपने चुना, वो तो अच्छी स्ट्रेंथ में है ही, लेकिन जब हमने परसों के सेशन में देखा था ऑटो पैक में ज़बरदस्त रैली थी, बजाज ऑटो ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। आज के मूव्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए श्रेया जी, ये भी मेरे लिस्ट में था और एक अच्छा रिवर्सल बजाज ऑटो में भी देखने को मिल रहा है। दोनों के चार्ट ही अच्छे हैं, आयशर और बजाज ऑटो। जहां तक बजाज ऑटो की बात है, स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 9950 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है अगर यहाँ से रिवर्सल करता है स्टॉक तो 10,450 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो जिनके पास है या जिन्होंने लॉन्ग करके रखा है, 9950 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 10,450 तक के टारगेट बजाज ऑटो में आ सकते हैं। ओके, बजाज ऑटो यहाँ पर आ सकते हैं अच्छे टारगेट्स आपके लिए। औरोबिंदो फार्मा दिखाइए एक बार दिखाइए आप जियो फाइनेंशियल, और एक बार HDFC AMC, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए, जहाँ अब एक अच्छे मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ अच्छे मूव्स। एक बार इंडियन होटल्स रखेंगे ज़रा स्क्रीन पर। इंडियन होटल्स आज सुबह पैनल ने पिक किया था, इंडियन होटल्स
मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, रचना जी ने पिक किया था इंडियन होटल्स। यहाँ अच्छे मूव्स हैं इस समय। और इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है इंडियन होटल्स के अलावा? ब्रिटानिया रखिए एक बार ज़रा, ब्रिटानिया में भी अच्छे मूव्स हैं। बुफे है, आपको क्या पिक करना है श्रेया, क्या पसंद है वो आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। लिटरली बुफे है इस समय। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ये रखिएगा एक बार ज़रा स्क्रीन पर। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में तो खैर एक अलग ही फायर है इस समय। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त मूव यहाँ पर आया। अच्छा, एक पॉसिबली आखिरी चार्ट चेक मेरी तरफ से जो मैं लेना चाहूँगा यहाँ पर वो होगा ट्रेंड पर। गाबा सर, एक बार ट्रेंड देखिए आप, लगातार 3-4 दिन से अच्छा मोमेंटम, और कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए हैं पिछले 1.5-2 साल से, उनके लिए शायद एक मौका मिल रहा है। लेकिन टेक्निकली स्टॉक पर क्या व्यू होगा? हायर टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है। उसका जो कह सकते हैं कंफर्मेशन मिला है वो करीब 2 दिन पहले मिला है, करीब अराउंड 2950 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 3180, 3180। ट्रेंड को लेना चाहिए नॉट फ्रॉम 1-2 दिन या 4 दिन 6 दिन, ना ज्यादा लेना चाहिए। 3600 पॉसिबल है। यहाँ से करीब 500 पॉइंट की तेजी, 500 रुपए की तेजी है। मेरे ख्याल से लेने लायक है। स्टॉप डीप होगा 2900 का, यहाँ पर बेस बनना है। अगर साइडवेज मूव भी मिलता है तो इससे बायबल, डिप्स बायबल, साइडवेज मूव बायबल, अपसाइड इज ऑन 3400, 3500, 3600, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए ट्रेंड। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड को देखें, 500 तक के ऊपर के मूव्स नजर आ रहे हैं गाबसे को ट्रेंड में, और काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया, लेकिन अब अच्छे मूव्स यहाँ पर, और डे हाई पर ये भी क्लोज होता हुआ। इंडियन होटल्स का जिक्र हो रहा था एक बार, ये पूरा स्पेस रखेंगे टूरिज्म स्पेस, निफ्टी टूरिज्म स्पेस रखेगा स्क्रीन पर, और मैं देख पा रही हूँ निफ्टी इंडिया टूरिज्म स्पेस है। लेमन ट्री 3% ऊपर है, इंडिगो 3%, आईटीसी होटल्स रखिएगा 2.5% ऊपर, दिव्यानी सफायर यहाँ पर शुरुआत कमज़ोर हुई थी लेकिन यहाँ पर भी अच्छे मूव्स। इंडियन होटल्स तो 1.5-2% ऊपर है ही। ट्रैवल फूड रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, यहाँ पर भी ट्रैवल फूड वगैरह जो एयरपोर्ट वगैरह जहाँ पर यहाँ पे उसके लाउंजेस होते हैं, ये 1.5-2% ऊपर है। जीएमआर एयरपोर्ट रखिएगा, ये 1% ऊपर है। IRCTC साथ ही EIH होटल भी रखिएगा, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स है। तो ये जो पूरा इंडियन टूरिज्म स्पेस है, सर मैंने सुबह प्रश्न किया था आपसे, यहाँ पर अच्छे मूव आते हैं, अच्छे मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल। सर मेरा थोड़ा स्क्रीन में कुछ दिक्कत है, मार्केट क्लोजिंग जरा आप कर लीजिए। राइट सर, मार्केट क्लोजिंग, इतनी अच्छी क्लोजिंग मुझे मिला है मौका करने को। शानदार मूव्स रहे आज के सेशन में। थर्सडे का सेशन था, एक्सपायरी का डे था, और देखिए लास्ट में डेज हाई पर हम क्लोज हो रहे हैं। निफ्टी ने थोड़ा परेशान किया शुरुआत में, लेकिन शानदार मूव्स आपके स्क्रीन पर 24,178 के लेवल पर ऑलमोस्ट 90 अंक ऊपर हम निफ्टी पर क्लोज होते हुए। आईटी थोड़ा बैकफुट पर था आज, आपको 1.5% नीचे नजर आएगा, लेकिन स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप देखिए, क्या शानदार रैली और ब्रेथ आज की इंटैक्ट बनी थी। लेकिन आज का हीरो था निफ्टी बैंक, करीब 400 अंक ऊपर यहाँ पर हम क्लोज हो रहे हैं, लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ, और लगभग 58,000 का स्तर छुआ हमने। शानदार मूव्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अच्छा, सेक्टर गेनर्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट स्पेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आज, लगभग ऑलमोस्ट 1% ऊपर। निफ्टी रियल्टी 1% ऊपर, फाइनेंशियल्स में अच्छी स्ट्रेंथ थी, ये भी 1% ऊपर। फार्मा के चुनिंदा स्टॉक्स ने तो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। एनर्जी आज फोकस में था, और निफ्टी बैंक आपको सेक्टोरल गेनर्स में नजर आएंगे। लेकिन सेक्टर लूजर कौन से रहे? जो बैकफुट पर है वो रहे आईटी आज जिसने परेशान किया। अगर इससे भी पार्टिसिपेशन मिल जाता तो शानदार मूव्स और भी होते। और निफ्टी ऑटो आपको बैकफुट पर नजर आएगा, जहां पर थोड़ी बहुत कमजोरी थी। लेकिन गेनर्स की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर 6.5% ऊपर क्लोज हुआ है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी इंटरप्राइजेस देखिए 3% ऊपर। इंटरग्लोब एविएशन ने निफ्टी गेनर में जगह बनाई। ट्रेंट, BEL, NTPC ये रहा गेनर में। लूजर एक बार फटाफट से दिखा दीजिए, निफ्टी के लूजर कौन से स्टॉक्स रहे? जाहिर तौर पर IT पैक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, TCS IT पैक से नजर आ जाएंगे आपको। ऑटो थोड़ा फ्लैट था, इसलिए मारुति सुजुकी 1% नीचे नजर आएगा। और टाटा कंज्यूमर कल काफ़ी दौड़ा था, लेकिन आज यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग आज के सेशन में शानदार रही। थर्सडे का सेशन भी अच्छा हुआ, से क्लोजिंग शानदार हुई। अब फ्राइडे का सेशन है, कल फिर से हाजिर होंगे आपके सामने सभी समीकरण को लेकर, क्यूज़ को लेकर, सुबह शोज़ में, मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। कल एक और चीज़ है, रिलायंस की तो एजीएम है ही, लेकिन कल मार्केट के लिए एक अच्छे वीक का एंड होने जा रहा है। अब तक आप देखें नॉर्मली तो
हमारी मार्केट में जब पहले डाउनसाइड होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी वीकेंड पे पोजीशन कोई भी कैरी करने के लिए, तो उसके लिए फ्राइडे को आप नॉर्मली फिसल जाते थे। इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा उल्टा भी हो सकता है मार्केट के लिए। एक बार चार्ट रखिएगा बैंक निफ्टी का 1 हफ्ते का, और ज़रा वो मूव रखिएगा। तो बैंक निफ्टी का 1 हफ्ते का चार्ट यहाँ ये देखिए क्या 5% के शानदार मूवेश रहा। और कल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक डिसाइसिव आपको शायद 58,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी मिल जाए शायद, क्योंकि वो रिलायंस की AGM या फिर वो जो इन्फोसिस जो एक्सेंचर वगैरह है उन सब का बैंक निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये इंडेक्स एक अपनी अलग ही मजबूती में है, और इसमें मुझे लग रहा है कि कल एक और आपको शायद ब्रेकआउट मिल जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने ये इंडेक्स मिस किया है, बहुत लोगों ने ये रैली मिस की है, और अब सब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फोमो में है। तो खैर एनीवे आवाज़ के व्यूज़ से तो नहीं मिस की होगी लेकिन फिर भी कल शायद इसमें एक और अच्छा क्लोज मिले आपको। तो बैंक निफ्टी पर रहेंगी नजरें कल के सेशन में भी, तो रखें यहाँ पर भी फोकस। और कल बड़ा इवेंट रिलायंस AGM का महा कवरेज आप सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर देखेंगे ही। तो जुड़िए कल फिर से हमारे साथ मॉर्निंग शोज़ में मुनाफे की तैयारी में पहला सौदा में। तब तक ले दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।